फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो DCRT 4 के क्वेश्चंस हैं वो आपके 20 तक ही थे। अब 21 से 45 तक क्या है, सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21 में आपसे क्या पूछा है? 21 में आपसे पूछा है कि सेलेक्ट द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉलीमर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से क्या हो बच्चों, डिकम्पोज हो जाए, राइट। तो अब कौन सा है ये तो आपको याद ही होना चाहिए, इसमें कोई लॉजिक हम लगा नहीं सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो अगर हम ऑप्शंस पढ़ें, ब्यूनाएस, क्या ब्यूनाएस है? जी नहीं, ये सिंथेटिक रबर है, ये आपका डिग्रेड नहीं होने वाला है ना। तो नायलॉन 2, नायलॉन 6 और PHBV जो ऑप्शन नंबर 2 और 3 हैं वो दोनों के दोनों ही क्या है बच्चों, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं। तो अपने को पता है 2 और 3 जो है वो हैं, जिनको याद है उनको मार्क्स मिल गए होंगे, जिनको नहीं है वो नहीं कर पाए होंगे ना, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि यार एग्जैक्टली ये क्या है, क्योंकि वो आपको पता होना चाहिए कि यार कौन सा पॉलीमर जो है उसकी मोनोमरिक यूनिट क्या है, क्या वो होमोपॉलीमर है, क्या वो कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर मतलब कि जो मोनोमर्स हैं वो दो या दो से ज्यादा मोनोमर्स से मिलकर क्या है वो पॉलीमर बना है। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि आपकी जो ब्यूनाएस, नायलॉन 2, नायलॉन 6 और PHBV इनके मोनोमर्स कौन कौन से हैं। तो अपना आंसर जो जाएगा वो तो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ 2 and 3। तो नायलॉन 2, नायलॉन 6 एंड PHBV बोथ आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ठीक है, तो अगर हम ब्यूनाएस की बात करें, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ब्यूनाएस की। तो ब्यूनाएस क्या है? स्टाइरीन ब्यूटाडाइन, है ना। मतलब इनके जो कोपॉलीमर रहे होंगे बच्चों वो बने होंगे ये आपका, ठीक है। तो ब्यूटाडाइन हो गया प्लस स्टाइरीन। स्टाइरीन क्या है भाई आपका, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, है ना। बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लेना। तो ये है हमारे मोनोमर्स, और इनके अगर अपन एडिशन करवाते जाएंगे तो अपना जो पॉलीमर बनेगा, ठीक है, वो अपना क्या बनेगा, ब्यूनाएस। ठीक है, तो एक सिंथेटिक रबर है, तो ये क्या है, ये आपका डिग्रेड नहीं होगा, तो ये तो नहीं है ऑप्शन। ठीक है, अच्छा 2 में बात करें, नायलॉन 2, नायलॉन 6। अच्छा, तो हमें पता है कि इस तरह के जब कभी आए तो नायलॉन 2 मतलब इसमें 2 कार्बन एटम्स होंगे, नायलॉन 6 मतलब इसमें 6 कार्बन एटम होंगे। तो मतलब यहाँ पे 2 मोनोमरिक यूनिट होंगी, मतलब इसके जो मोनोमर्स होंगे, अब ये क्या है, मतलब 2 मोनोमर्स हैं। जैसे यहाँ पे 2 मोनोमर्स थे, ऐसे यहाँ पे भी क्या है, 2 हैं। तो यहाँ पे नायलॉन 2 मतलब क्या है, ये आपका ग्लाइसिन है, तो NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका ग्लाइसिन, प्लस आपका हो जाएगा अमीनो कैप्रोइक एसिड, तो NH2 CH2 5 और C डबल बॉन्ड OH। तो इन दोनों के जब आप कंडेंसेशन करवाओगे तो क्या हो जाएगा, आपको नायलॉन 2, नायलॉन 6 मिलेगा। तो इसकी मोनोमरिक यूनिट्स ये हैं। तो ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है? जी हाँ, बिल्कुल है। ठीक है, तीसरे की बात करें हम, तीसरे नंबर पे क्या दिया है आपको, PHBV। ठीक है, PHBV, और काफी बार क्वेश्चन आता है कि ना कौन कौन से बायोडिग्रेडेबल हैं। तो आपको आंख मीच के, मतलब तो आंख बंद करके आपको टिक मार देना चाहिए क्या, नायलॉन 2, नायलॉन 6 और PHBV। डायरेक्ट NCERT से, कुछ इसमें मतलब लॉजिक नहीं, याद करने का ही सिलसिला है। तो PHBV की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, राइट। तो अगर हम देखें तो इनमें कौन कौन सी मोनोमरिक यूनिट्स हैं, तो आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो ये हो गए पेंटेनोइक एसिड, 5 कार्बन हो गए, और 3 पे लगा दिया OH हाइड्रोक्सी। तो इन दोनों का जब कंडेंसेशन कराएंगे, अब भाई कैसे कराएंगे, ये एसिड है, यहाँ पे अल्कोहल दिख रहा है, तो अपने को पता है एस्टर बनेगा। ठीक है, और ये क्या है, यूनिट्स काफी सारी जुड़ती चली जाएंगी, पॉलीमर बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपको NH2 ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास एसिड है, तो अमाइड लिंकेज के थ्रू क्या है, ये पॉलीमर बनेगा। तो ये दोनों कंडेंसेशन में है, ये एडिशन में है। ठीक है, और ये दोनों क्या है आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ 2 and 3, मींस ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ शुगर्स फॉर्म आइडेंटिकल ओसाजोन डेरिवेटिव। तो भाई ओसाजोन डेरिवेटिव पहले समझते हैं कि क्या है ना, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे कि क्या मतलब है ओसाजोन फॉर्मेशन से। तो बायोमोलिक्यूल से ये क्वेश्चन है, हम मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि वो तो फिर खुद ही 20 मिनट लेगी ना। फटाफट देखते हैं कि यार ओसाजोन फॉर्मेशन में जो आपका रिएक्टेंट है उस पे क्या चेंजेस होते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है तब। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम बात कर रहे हैं ओसाजोन फॉर्मेशन की, राइट। ओके, तो क्या होता है, इसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, CHO, सेकंड पे OH,
राइट की तरफ, यहाँ पे इधर, फिर राइट पे, फिर राइट पे, और लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों CH2OH। ठीक है, जहाँ पे खाली है वहां पे H लगा लेते हैं। तो क्या करते हैं हम, 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्या हो जाएगा NH2 NH, और ये हो गया फिनाइल हाइड्रोजन। तो 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा ये कंपाउंड, ग्लूकोज अगर हम करवाएंगे तो क्या बनता है आपके पास। तो देखने की बात ये है कि इससे नीचे मतलब पहला कार्बन और कार्बन नंबर 2, उन दोनों पे ही चेंजेस आएंगे, उसके नीचे का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। ठीक है, अच्छा, और इन दोनों पे क्या होगा अगर हम देखें तो ये तो मैकेनिज्म में नहीं जाते हैं ना, सीधा प्रोडक्ट देखते हैं क्योंकि वो काफी लेंथी हो जाएगा। तो C डबल बॉन्ड NPH, ठीक है, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड NPH, और नीचे एज इट इज। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है और इसी को बोलते हैं ओसाजोन डेरिवेटिव। अच्छा, तो अब समझने की बात ये है कि यार कौन कौन देंगे ये, है ना, इसके साथ रिएक्शन करके क्या कौन कौन सेम डेरिवेटिव देंगे, ये पूछा है हमसे। तो कौन कौन सेम देंगे, देखो इस पे क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग हो सकती है। मतलब ये OH अगर लेफ्ट में रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, सेम चीज आती, क्योंकि यहाँ पे तो यही बनना है। हाँ, इसके नीचे अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड है जिसमें ये OH यहाँ पे ना होके लेफ्ट साइड में है, ठीक है, तो फिर सेम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये बदल नहीं सकता है, केवल इन दोनों पे ही चेंजेस हो रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे हैं जिनमें कार्बन नंबर 3 से और नीचे आपके 6 तक जो है बिल्कुल मतलब 3, 4, 5 पे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसी ही रहनी चाहिए, ऊपर के दोनों में ये OH इधर भी हो सकता है ना। और क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज अगर हम बात करें बेसिक मीडियम में क्या है, वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं ना, टोटोमरिज्म वाले उससे, तो वो भी ओसाजोन फॉर्मेशन करता है, फ्रक्टोज भी। तो ऑप्शन देखते हैं डी ग्लूकोज एंड माल्टोज। तो माल्टोज तो आपका क्या हो गया, है ना, देखो ये सब तो क्या है आपके मोनोसेक्राइड्स हैं, तो माल्टोज क्या हो गया आपका डाइसेक्राइड हो गया, तो वैसे हटा दीजिए। फिर क्या है आपके डी प्लस ग्लूकोज और डी माइनस फ्रक्टोज। तो हमने ये बात की थी कि यार ग्लूकोज और फ्रक्टोज की अगर आप बात करोगे तो वो दोनों क्या है आपका ओसाजोन का, फ्रक्टोज भी क्या है बच्चों देता है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही क्या है, अब हम बात करें तो बेसिक मीडियम इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपका सेम प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है ना। अगर आप फ्रक्टोज की बात करें, समझते हैं फ्रक्टोज क्या हो गया, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और नीचे तो सब कुछ सेम है ना यार, नीचे तो कुछ चेंज नहीं होता है, 3, 4, 5, 6 पे तो यही है चीजें, है ना, मतलब 3, 4, 5 पे स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है OH वाली, तो OH इधर है, फिर राइट में सेम इसमें भी आएगा, और इन दोनों पे तो वही बनना है, तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा ना। तो अपना क्या हो जाएगा, तो आइडेंटिकल ओसाजोन डेरिवेटिव कौन कौन देंगे बच्चों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको यहाँ पे देंगे। अगेन अगर ऑप्शन नंबर 4 की बात करोगे, ग्लूकोज और लैक्टोज दिया है, तो लैक्टोज अगेन क्या है आपका ओलिगोसैकेराइड है ना, मतलब डाइसैकेराइड है ना, ओलिगो नहीं बोलते हैं, डाइसैकेराइड है ना। और ऑप्शन नंबर 3 है जिसमें हमें अरेबिनोज दिया गया है, उसमें तो 5 ही कार्बन होते हैं, तो वो तो अपना नहीं ही हो पाएगा, क्योंकि अपने ऐसा नहीं कार्बन रिड्यूस हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो 6 हैं तो 6 ही कार्बन है प्रोडक्ट में भी, है ना। पीएच को भूल जाइए, हम इस केवल इस चेन की बात कर रहे हैं ना, इसमें भी कार्बन है ऐसे तो फिनाइल में, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अरेबिनोज में अगर 5 है तो सेम प्रोडक्ट दे नहीं सकता है, तो एक ही ऑप्शन बचता है बच्चों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, है ना। मेनोज अगर आप बात करो, है ना, जैसे हमने बात की अगर ये OH अगर लेफ्ट में रहता, तो अगर ये यहां ना रह के यहां रहता तो भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर हम बात करें आगे, मान लीजिए आपके क्वेश्चन ये आए, तो मतलब हम कह रहे हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मेनोज, ये क्या है सेम ओसाजोन डेरिवेटिव जो है बच्चों आपको देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। और 23 में आपको क्या दिया गया है, आसान सी रिएक्शन है आपको। तो एक डाइजोनियम हमें दिख रहा है क्या ना, डाइजोनियम बनेगा और फिर उसके बाद CuCN HCN से रिएक्शन करवा रखी है। तो मेरे ख्याल से ये तो सब बच्चों का सही हुआ होगा, काफी बेसिक रिएक्शन है। ठीक है, और अगर हम देखें कि वो रिएक्शन का नाम भी मेरे ख्याल से काफी बच्चों को पता होगा, तो अपने पास जो कंपाउंड गिवन है, जो रिएक्टेंट है वो है इधर टोलुइन नहीं बोलेंगे, है ना, अमीनो है इधर, तो ये ठीक है। तो अपने पास ये रिएक्टेंट गिवन है, हम क्या करवा रहे हैं, NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो सबको पता है क्या होगा, जो आपका ये NH2 है क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो डाइजोनियम यहाँ पे बनेगा हमारा 0 to 5 डिग्री में क्या है वो स्टेबल रहता है, तो यहाँ पे N2+Cl- और यहाँ पे आपका मिथाइल। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया है क्या A। इसके बाद क्या दिया गया बच्चों आपको, इसके बाद दिया गया है कि CuCN KCl हीट। ठीक है, तो सैंडमेयर रिएक्शन में हम पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होगा, आपके N2 गैस तो उड़ जाएगी, N2 गैस, और वहां पे क्या हो जाएगा आपका Cn जो है वो
अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो आसान था। और ये आपका हो जाएगा पी। तो मेरे ख्याल से पी ही आपसे पूछा है, द गिवन रिएक्शन पी। पी क्या है? तो पी अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। और ये रिएक्शन क्या है? हमारी सैंडवियर रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। हाँ? कौन सी वाली? यहां से यहां तक की जो है ये वाली, इसको बोलते हैं सैंडवियर रिएक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या पूछा गया है आपसे। 24 में फाइंड द करेक्ट रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। तो हमें 4 कंपाउंड दिए गए हैं और रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन हमसे पूछा गया है। क्या क्या दिया गया है ये देख लेते हैं एक बार। तो बीटा कीटो एसिड है ना, तो अगर भाई ये इस एसिड की अल्फा पोजीशन होगी बच्चों, ये होगी बीटा, तो एक तो है बीटा कीटो, ठीक है ना, ये है ए। बी में क्या है? बी में अपने पास है, ये हो गया। सी में क्या है? सी में यहां पे हमने केवल 2 ही यहां पे पाई बॉन्ड्स हैं, है ना, तो बेंजीन नहीं है, बेंजीन नहीं समझना है, वरना तो बी और सी आइडेंटिकल हो जाएंगे। सी में आपको ये दिया गया है और डी ऑप्शन में आपको ये साइक्लोहेक्सेन ही है, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड्स नहीं है। अच्छा, हमें क्या बताना है कि रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगी। अच्छा देखिए ये तो बीटा कीटो है, तो इसमें तो सबसे फास्ट होने वाली है ना? क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इसमें जो आपकी 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है 6 MCTS, कौन सी वाली की बात कर रहे हैं हम? आई होप बच्चों आपको ये वाला पता होगा 6 MCTS है ना। हम मैकेनिज्म में नहीं जा सकते, आप भी समझते हो, डिस्कशन है। अगर फिर भी आपको अगर लगता है कि यार है ना ये रिवाइज करने की जरूरत है, आपको डाउट है, तो आप हमेशा क्या ग्रुप्स पे डाउट पूछ ही सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा अपना? ये बीटा कीटो, ठीक है, ये वाला। अच्छा उसके बाद इन तीनों में अगर आप देखो तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ है RC डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास एसिड है, हम डिकार्बोक्सिलेशन करवा रहे हैं, तो मैंने लिया NaOH CaO हीट। तो क्या होता है, हम बोलते हैं कि यार कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है, तो कार्बन आयन जितना स्टेबल होगा, ठीक है, हम बोलते हैं कि कार्बन आयन का फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे होता है, तो वो जितना स्टेबल होगा, तो कुछ RC- इस तरह समझिए, ठीक है। तो जितना ज्यादा कार्बन आयन आपका स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका इस रिएक्शन का रेट होगा, उतना जल्दी वो डिकार्बोक्सिलेट क्या है होना चाहेगा। तो अब समझते हैं कि इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कहां पे बनेगा, है ना। जैसे यहां पे अगर हम देखें तो इस पे जब नेगेटिव आएगा ना, इसको हटा दीजिए, तो वो इसका कंजुगेशन में जाएगा। यहां पे अगर हम देखें, यहां पे जब नेगेटिव आएगा तो यहां पे क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसके, लेकिन जितने इसमें बनेंगे उतनी एक्सटेंट तक यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे ज्यादा होगी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तो ये क्या है, मतलब डिस्टेबलाइज करेगा इंडक्टिव से, है ना, तो यहाँ पे अपने को कोई मदद नहीं मिलने वाली है, कोई रेजोनेंस नहीं है। तो सबसे अच्छा तो क्या हो गया अपना बीटा कीटो एसिड हो गया, राइट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कार्बन आयन जैसा कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे एक 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन बनती है, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और वो आपकी मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे क्या है आपका CO2 गैस रिलीज होगी। तो सबसे जल्दी जो होगा वो होगा ए में। उसके बाद हमने देखा कि इसमें ज्यादा ईज है कंपेयर टू सी, और सी में ज्यादा होगा बच्चों किससे, डी से। तो जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा ABC एंड देन डी, और ये आप पाएंगे ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जब भी अभी अगर मान लो आपको रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन कंपेयर करना है, ये वाला तो आपको पता होना चाहिए, है ना। ऐसा केवल ये बीटा पे कीटो ही जरूरी नहीं है, बाकी चीजें भी हैं। तो अगर नोट्स उठाइए और पढ़िए, है ना। बीटा गामा अनसैचुरेशन वाली भी एक बात हम करते हैं, है ना, उसमें भी तो उन सब चीजों में क्या है, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है इस रिएक्शन का, ठीक है। और बाकी इस तरह का अगर कुछ हो नॉर्मल, तो उसमें क्या है, जितना ज्यादा कार्बन आयन स्टेबल होगा तो हो सकता है वो कुछ इस तरह का दे दे नेक्स्ट एग्जाम में, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे मान लीजिए नाइट्रो लगा दे बच्चों, है ना, या फिर मान लीजिए क्लोरो लगा दे या OH लगा दे। तो जितना अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, कार्बन आयन उतना स्टेबल होगा, तो उतनी ज्यादा ही क्या है उसकी रेट होगी। तो तो कार्बन आयन बनाइए और उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे क्या है आप यहाँ पे रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या पूछा गया है, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। तो काफी आसान क्वेश्चन है। आपको एसिड क्लोराइड दिया गया है, आपके पास एस्टर है ना, अनाइड्राइड है और अपने पास अमाइड है। तो सबसे जल्दी कौन हाइड्रोलाइज होगा ये हमें बताना है। तो आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, काफी बेसिक क्वेश्चन है, नोट्स में भी कराया जाता है। क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 25। तो हमारे पास है PHCOCl, फिर है हमारे पास PHC डबल बॉन्ड O
सी डबल बॉन्ड ओ पी एच, ये हो गया अनाइड्राइड। ओके, सेकंड ऑप्शन पे एस्टर दिया है तो एस्टर बना लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच 3। थर्ड ऑप्शन पे हो गया पी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच 3, ये अनाइड्राइड। और अमाइड है ऑप्शन नंबर 4 सी ओ एन एच 2। तो हमें इनको चारों क्या अरेंज करना है कि सबसे ज्यादा रेट किस में होगी हाइड्रोलिसिस की, फिर किस में, फिर किस में। अच्छा, तो हम देखो दो तरीके हैं जिससे आप समझ सकते हो इसको, है ना। एक तो ये है कि यार जब मान लीजिए OH माइनस ने अटैक किया तो क्या होगा आपका SN2TH के थ्रू, भाई समझ लेते हैं। OH माइनस ने यहाँ पे अटैक किया क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस पोलैरिटी है इस बॉन्ड में, तो उसकी वजह से क्या है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, OH माइनस अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके ऊपर शिफ्ट होंगे, फिर जब वो वापस आएंगे तो यहाँ से Cl माइनस क्या है लिविंग ग्रुप बनके निकलेगा। तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं लिविंग ग्रुप देखूं यहाँ पे तो क्या क्या है भाई, एक में यहाँ पे Cl माइनस है ना, यहाँ पे क्या है मेरे पास OCH3 माइनस, यहाँ पे मेरे पास है बच्चों OC डबल बॉन्ड OCH3 है ना, और मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NH2 माइनस होगा। एक दूसरी चीज और समझिए कि यहाँ पे जितना ज्यादा डेल्टा प्लस होगा, जितना ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये होगा, उतना आसानी होगी इसको वहां पे अटैक करने में, है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये O क्या है इधर, इसका प्लस M, इसका प्लस M यहाँ पे क्या करेगा, उस इलेक्ट्रोफिलिक जो कैरेक्टर है उसको कम करेगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसका जो लोन पेयर है वो इधर भी रेजोनेंस में जाएगा, इधर भी जाएगा, लेकिन जितना इसमें होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, जितना ये डोनेट, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये डोनेट कर सकता है उतना ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इधर भी रेजोनेंस में जाएगी, है ना, तो इसके लिए कुछ कम टाइम अवेलेबल रहेगा, इस तरह समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, अमाइड है तो वो, अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन था, कौन इजीली डोनेट कर सकता है अपना लोन पेयर, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अमाइड वाला जो होगा वो ज्यादा डोनेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यार यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज इस केस में सबसे कम होगा, क्योंकि इसका अच्छा खासा मेसोमेरिक यहाँ पे लग रहा होगा प्लस M, ठीक है, तो उसकी वजह से सबसे कम मेसोमेरिक, सबसे कम जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा वो होगा बच्चों अमाइड के केस में, तो सबसे कम रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो होगी वो होगी अमाइड में, इस वाले केस में, है। तो सबसे बेकार होगा ये, सबसे अच्छा कौन होगा, Cl माइनस, काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है, और है ना, वैसे भी माइनस आई के थ्रू क्या है ये प्लस M होगा, लेकिन माइनस आई ग्रेटर देन प्लस M, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को ये और बढ़ा रहा होगा, सबसे अच्छा तो ये है, ठीक है। इन दोनों में कौन अच्छा होगा, ये ज्यादा प्लस M दे पाएगा एज कंपेयर टू ये, क्योंकि इसका तो लोन पेयर उधर भी बिजी है, राइट। तो सबसे, तो ऑर्डर क्या हो गया आपका, बेस्ट ये हो जाएगा, आप देखते हैं तो आपका हो गया बच्चों यहाँ पे 1, राइट, Cl वाला हो गया सबसे पहले, तो PHCOCl हो गया सबसे पहले, सबसे लास्ट में कौन सा हो गया, अमाइड वाला, तो फोर्थ होगा लास्ट। इन दोनों में कौन आगे हो गया, इसका उधर भी बिजी है तो ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा डेल्टा प्लस होगा, राइट, तो इसमें रेट ज्यादा हो गया अनाइड्राइड में, तो मतलब 1 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 2 आना चाहिए, और देन 4 आना चाहिए, तो 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26, द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड्स आर। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, कोई भी कार्बोनिक कंपाउंड ले लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास R C डबल बॉन्ड हो, इधर कुछ R डैश है, ये R डैश H भी हो सकता है, तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा, और अगर मान लीजिए वो CH3 हुआ, C2H5 कुछ भी वैसा हुआ तो क्या हो जाएगा, ये कीटोन। तो कार्बोनिक कंपाउंड मेरे पास है, C डबल बॉन्ड O है मेरे पास कंपाउंड में, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है, कौन सी है भाई। देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में समझा कि यहाँ पे भाई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो ऑक्सीजन की तरफ क्या होगी, थोड़ी शिफ्टेड होगी, तो डेल्टा माइनस आएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा कार्बन के ऊपर, इस पोलैरिटी की वजह से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन रहा है, जैसे मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है अगर X माइनस, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट कर जाएंगे। हाइड्रोलिसिस में भी हमने सेम चीज देखी बच्चों, है ना, तो सेम केस क्या है, तो कौन सी रिएक्शन है ये, तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, ये क्या है, सबके सब देते हैं। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, सारे के सारे देते हैं, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जी नहीं, कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया गया है। तो आसान था, इसमें ज्यादा कुछ टफ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा है, व्हेन एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विद फैलिंग सॉल्यूशन इट गिव्स ए रेड पीपीटी ऑफ।
तो हमें हमें बोला गया कि एसिटल्डिहाइड है अपने पास और फैलिक सॉल्यूशन है, तो आपको जो रेड प्रेसिपिटेशन मिलता है, जो रेड पीपीटी मिलती है, वो किस चीज की वजह से मिलती है, कौन सा कंपाउंड बन रहा है, कौन सा प्रेसिपिटेट है वो, तो वो हमें बताना है। ऑप्शंस हैं CuSO4, CuO, Cu2, Cl2 या फिर Cu2O। अच्छा, तो अब आपको थोड़ा सा इसमें पता होना चाहिए कि फैलिक सॉल्यूशन क्या है ना, किस लिए यूज में लेते हैं। तो अगर हम बात करें फैलिक सॉल्यूशन, तो आप 3-4 चीजें पढ़ते, जब हम बात करते हैं डिस्टिंक्शन की एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, तो आप पढ़ते हो टोलेंस रिएजेंट, फैलिक सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, राइट, और शिफ्ट बेस। तो ये 4 चीजें हम पढ़ते हैं। तो हम बोलते हैं फैलिक सॉल्यूशन क्या है, आपके पास फैलिक में 2 सॉल्यूशन होंगे, ए और बी। ए होगा आपका CuSO4 का सॉल्यूशन, और जो बी होगा वो आपका होगा अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्या हमें याद करने की जरूरत है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता पूछेगा, लेकिन फिर भी तो एक अपना, तो फैलिक में बात करें अगर हम, तो क्यों यूज करते हैं, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो फैलिक के साथ कौन टेस्ट देता है, हमें किसका पता लग जाएगा, एल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का पता नहीं लगेगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये, कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे, एल्डिहाइड्स को कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको जो एसिटल्डिहाइड दिया है, तो क्या होगा, तो जो एसिटल्डिहाइड है CH3CHO, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, ठीक है, और जो फैलिक में कुछ ऐसा होगा जो रिड्यूस होगा, क्योंकि अगर कुछ ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूस कुछ ना कुछ तो होगा, रिडॉक्स है ना। तो अगर ये ऑक्सीडाइज होता है तो बच्चों कुछ रिड्यूस भी हुआ होगा, तो रिड्यूस क्या होता है वो देखते हैं एक बार। तो फैलिक में क्या होता है, हमने बात की कि फैलिक में आपके पास 2 सॉल्यूशन होंगे, ए एंड बी। ए वुड बी CuSO4 एंड योर बी वुड बी सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो COO Na+ और यहाँ पे COO K+, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक है, और अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है ये आपका। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, और फिर आपके पास जो बनता है वो बनता है CuOO, है ना, और उसके बाद C एज इट इज सेम चीज। तो यहाँ पे कॉपर जो आपका वो +2 में है, ठीक है, तो कॉपर क्या आपका +2 में है। जब रिएक्शन करके ये एल्डिहाइड को एसिड बनाएगा तो वो ऑक्सीडाइज हुआ, राइट, वो ऑक्सीडाइज हुआ तो ये रिड्यूस होगा। तो कॉपर +2 से कहाँ जाता है, यहाँ से +2 से जाएगा बच्चों +1 में, और क्या बनता है आपके पास, तो देखिए +1 में आपको दिया गया है एक Cu2O करके आपके पास दिया गया है। तो Cu2O बनता है जो रेड प्रेसिपिटेट आप जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4। अब इसमें क्या सर हमें इतना कुछ याद होना चाहिए? जी नहीं, आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या किन किन के साथ फैलिक सॉल्यूशन टेस्ट देता है ना। जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ नहीं देते हैं, कि एलिफेटिक के साथ देते हैं, है ना, और कीटोन्स एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। फैलिक में क्या होता है आपके पास CuSO4 और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है, और Cu +2 से +1 में जाता है, तो Cu2O बनता है जिसका रेड प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। और हमें पता लगता है जी हाँ, अपना कंपाउंड क्या था, एल्डिहाइड यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि अपना रेड प्रेसिपिटेट बना है विद फैलिक सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। आगे चलते हैं 28 पे। 28 में क्या है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स इन द गिवन रिएक्शन। तो काफी आसान है बच्चों ये वाला, तो है ना, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड है अपने पास, और उसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, 50% KOH। तो देखते ही पता लग जाना चाहिए यार ये क्या है, कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है ना। अपने पास कोई अल्फा हाइड्रोजन वगैरह नहीं है ना कार्बोनिल ग्रुप के पास, तो क्या होने वाला है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे हमारा होगा कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है आपका, डिस्प्रोपोर्शनेशन यहाँ पे होगा। तो जो आपको रिएक्टेंट दिया गया है ना, जो कार्बोनिल कंपाउंड आपको दिया गया है वो ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। क्या दिया गया है, हम बात कर रहे हैं 28 की। तो अपने को दिया गया बच्चों मेटा पे क्लोरो और ये एल्डिहाइड है, राइट, 50% KOH है, मतलब काफी कंसंट्रेटेड है, राइट। और हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बच्चों क्या होगा, कैनिजारो, सबको पता है कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन, मतलब ये ऑक्सीडाइज भी होगा रिड्यूस भी होगा। तो आपका जो एल्डिहाइड है वो क्या होगा, एसिड बनेगा और अल्कोहल भी, एसिड नहीं बनेगा वो एक्जेक्टली, है ना, उसका एनायन बनेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, आप एक को ऑक्सीडाइज कर दीजिए, Cl C≡O-, एसिड क्यों नहीं बनेगा कि बेसिक मीडियम में तो वो O- ही रहेगा, OH नहीं बनेगा वहां पे। प्लस क्या हो जाएगा बच्चों आपका Cl और CH2OH, मतलब इसका H+ वो ले लेगा, ऐसा समझ लीजिए, है ना। तो क्या बन गया हमारे पास, कुछ इस तरह का अपने को मिलना चाहिए, C≡O- और CH2OH, और ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर, किसमें मिलेगा ये हमें, ऑप्शन नंबर 1, यस 1 में यही दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऐसा मत करना कहीं आप 50% KOH देख के इस Cl को भी सब्स्टिट्यूट करा दो, जी नहीं। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे होगा, और इतना आसान नहीं है बेंजीन रिंग पे ये सब्स्टिट्यूशन कराना, है ना। तो
ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा ना। हम देखते हैं जब आप मान लो ऑर्थो पोजीशंस पे आप नाइट्रो ग्रुप्स वगैरह लगा देते हो तो वहाँ पे वो पॉसिबल है। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, Cl ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर यहाँ पे होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या दिया हुआ है बच्चों? 29 में आपके पास एक साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी है, एक OH लगा हुआ है और इसकी रिएक्शन पहले करवाई हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो भैया क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, हीट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो OH यहाँ पे है, इसको उड़ाइए, कार्बोकेटाइन बनाइए, तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे बन गया कार्बोकेटाइन, राइट। मतलब H2SO4 H+ मिलेगा, H2 निकलेगा, प्लस चार्ज आएगा। तो ये कार्बोकेटाइन जो बना है, अब क्या रीअरेंज कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, राइट। तो लेकिन क्या ये करना चाहेगा? क्या रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगा? वो तब होगा जब आप कुछ और स्टेबल बना पाओ। यहाँ से हर स्टेप में क्या होना चाहिए? आपका स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। ये ऑलरेडी 3 डिग्री है, यहाँ से बेटर ऑप्शन अपने पास नहीं है, तो ये का यही रहेगा। हीट कर रहे हो तो क्या है, यहाँ से अब H+ निकल जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। कहाँ से निकाले H+? आप कहोगे सर इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी, राइट। ये दोनों तो क्या है बच्चों? सिमिलर पोजीशंस हैं। ये वाला अगर आप यहाँ पे बनाओगे डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आया तो क्या वो मोस्ट स्टेबल है? क्या वो सिटजेप प्रोडक्ट है? हमें हॉफमैन नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है इस केस में? सिटजेप प्रोडक्ट। तो अगर आप सिटजेप बनाओगे तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हमें बनानी है। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कौन सी है? यहाँ पे ये है, तो कुछ ये, इसी कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गए? देखिए 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 2 5 हो तो 7, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन आर हियर फॉर दिस पर्टिकुलर अल्कीन, है ना। तो स्टेबिलिटी विल बी मोर एज कंपेयर्ड टू अगर हम यहाँ बनाते। ठीक है, तो ये हमारा बना। अच्छा, ये है बच्चों क्या? A। अब क्या करवा रहे हैं इस पे? ये BH3THF H2O2OH-। अच्छा, ये क्या है? मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। अपने को पता है क्या होता है भाई, वाटर का एडिशन होगा H और OH का, H+ और OH- का, लेकिन क्या होगा? एंटी मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव एडिशन नहीं होगा, एंटी मार्कोनिकोव। और वो करने का आसान तरीका कैसे करेंगे कि इसमें हमें क्या करना है? बेसिकली H+ और OH- का एडिशन करना है इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस। रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा, है ना, और ना ही OMDM में होता है उसमें, लेकिन मार्कोनिकोव एडिशन होता है। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और कैसे करवाएंगे? देखो यार, यहाँ पे अगर इस बॉन्ड को मैं प्लस माइनस में तोड़ूं, ठीक है, अगर इस बॉन्ड को प्लस माइनस में तोड़े हम, तो प्लस यहाँ आना चाहिए, माइनस यहाँ। अगर हम देखेंगे ज्यादा स्टेबल, प्लस कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा? यहाँ पे 3 डिग्री पे, राइट। लेकिन इसका उल्टा करना है हमें, है ना, एंटी मार्कोनिकोव पे। तो मतलब प्लस यहाँ, माइनस यहाँ, और प्लस यहाँ गया है तो OH- यहाँ और H+ यहाँ, तो क्या बन गया? OH यहाँ, है। तो इस तरह का हमें कुछ मिलना चाहिए। और यहाँ पे क्या था? वापस बना देते हैं डबल बॉन्ड, ये लीजिए। तो A क्या है? ये है, ओके। B क्या है? कुछ इस तरह का, है, ओके। और ये हमें कहाँ मिलेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 में आपको यही मिलेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर, OH तो ऊपर लगाया हुआ है भाई, इसके रेस्पेक्ट में ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये तो सिमेट्रिक है ना यार। ये पोजीशन सिमिलर है, ये पोजीशन सिमिलर है, तो OH इधर लगा हुआ है, उधर सेम बात है ना। मिथाइल के साइड वाले कार्बन पे ही तो है, जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है उसके साइड वाले कार्बन पे ही है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सब नीचे लगा रहे ऊपर दिया है, बेटा वो सिमिलर पोजीशन से। आई होप आपको ये सब करना आता होगा जब हम क्या करते हैं वो Cl2H, हाँ मेरे ख्याल से बच्चों को याद आ रहा होगा। तो उसमें भी हमें ऐसी सिमिलर पोजीशंस फाइंड करनी होती है कि यार जब हम हेलोजनेशन करते हैं तो इस चीज़ का काफ़ी यूज आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। और 30 में आपको क्या दिया गया है? 30 में आपके पास है C+O, एक एस्टर हमें दिया गया है, इथाइल, राइट। एक एस्टर दिया गया है और क्या कर रहे हैं अपने पास? एक्सेस में है क्या? गिग्नार्ड रिएजेंट है, कौन सा? CH3MgBr। तो भाई अब क्या होगा यहाँ पे? और फिर सेकंड स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप में ये है, सेकंड स्टेप में H2 है। अच्छा एक साथ ही क्यों नहीं कर रहे हैं? फर्स्ट सेकंड क्यों लगा रहे हैं? तो ये गिग्नार्ड अगर पानी दे दोगे तो ये तो वैसे क्या बन जाएगा बच्चों? CH4 बन जाएगा, है। तो 1 2 करना जरूरी है। पहले गिग्नार्ड से रिएक्शन करवाएंगे इसकी और फिर बाद में हम H2 दे रहे हैं। इसका यूज कहाँ आएगा देखते हैं। तो CH3 हमें पता है माइनस चार्ज होगा, तो क्या होगा बच्चों? ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये जाएगा चार्ज ऊपर, जब वापस आएगा तो ये ग्रुप लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो SN2TH मैकेनिज्म यहाँ पे होगी और आपके पास क्या बनेगा? C+O CH3। एक्सेस में है, क्या दोबारा अटैक कर सकता है? जी हाँ, एक बार और अटैक करवा दीजिए, इनको ऊपर शिफ्ट करवाइए, माइनस बनेगा। H2O इसलिए क्या है ना, तो यहाँ पे फाइनल वर्कअप करवा देंगे और O- H+ लेके OH बना लेगा। तो कुछ इस तरह का 3 डिग्री आपको क्या है? अल्कोहल यहाँ पे मिलना चाहिए।
और ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 में। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 में क्या दिया गया है हमें, 31 में अपने पास एक एल्कोहल है और क्या है एग्जैक्टली, इधर OH है, इधर D है, इधर फिनाइल है बच्चों, इधर है आपका मिथाइल, राइट। अच्छा CH3 और इसकी रिएक्शन हमें करवानी है SOCl2 पिरिडीन भी दिया हुआ है। अच्छा तो हमें बताना है प्रोडक्ट क्या होगा, काफी आसान क्वेश्चन है। आपके पास क्या है, एल्कोहल है, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएं, क्या होगा, OH हटेगा, Cl वहां पे आएगा। लेकिन यहाँ पे अब स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है ना, इस कार्बन का कुछ R या S होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो क्या यहाँ पे जो भी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, क्या उसका रिटेंशन होगा या फिर उसका इन्वर्जन होगा, इतना अगर आपको पता है तो आप मार्क्स ले जाएंगे, वरना नहीं पता तो गलत हो जाएगा ना। तो अगर मान लीजिए केवल SOCl2 होता तो हमें पता है क्या होता, तब अगर इफ ओनली SOCl2 तब होता बच्चों SNI, है ना, तब SNI होता इंट्रामोलिकुलर, और उसमें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती, वही की वही रहती, मतलब सिंपल इधर OH जहां है वहां Cl लगा दीजिए, वही आंसर होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, पिरिडीन भी दिया है, लेकिन क्या है, SOCl2 के साथ आपको एक बेस भी दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका SN2 होगा, मतलब क्या होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री का इन्वर्जन होगा। आपको सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं मिलने वाली है, रिटेंशन नहीं होगा, तो Cl कहां लगेगा, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट मेरा मुझे ऐसा बनेगा, pH ऊपर है, Cl इधर लग जाएगा, मिथाइल को इधर कर दीजिए और इधर ड्यूटेरियम रहने दीजिए, ठीक है। तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का इन्वर्जन मिलेगा, रिटेंशन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आपको SOCl2 के साथ एक बेस भी दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, बोथ नहीं होगा, ध्यान रखना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में आपको क्या पूछा गया है, ऑक्सीडेशन ऑफ A गिव्स P बेंजोक्विनोन, तो A क्या हो सकता है। अच्छा तो भाई यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, हाँ मैकेनिज्म इसकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर फिनॉल है, ठीक है, और फिनॉल का अगर हम क्या करवाते हैं, Na2Cr2O7H2SO4, अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या मिलेगा हमें, बेंजोक्विनोन जिसकी बात कर रहे हैं, पैरा बेंजोक्विनोन, वो ये है, ठीक है। तो ये हो या फिर आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे NH2 हो, तो इन दोनों केसेस में क्या आपको ये P बेंजोक्विनोन ही मिलेगा। तो इस तरह का अगर आप कहीं पे दिया हुआ है तो देखिए आपको मिल जाएगा, वरना नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 फिनॉल ही दिया है आपको, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इस वाले का 2 था, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में आपको क्या पूछा गया है, समझते हैं। 33 which of the following ether is suitable to be prepared by Williamson synthesis। अच्छा तो आई थिंक ये वाला ना काफी क्वेश्चन आपका इस पे आता भी है, और मतलब एक दो क्वेश्चन कुछ सालों में घूम फिर के आते रहते हैं, और वही फंडा है सारा का सारा। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, मतलब क्या करते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, नाम से पता लग रहा है कि ईथर को सिंथेसाइज करना है, ईथर को सिंथेसाइज करना है। तो अपने पास क्या होगा बच्चों, एक होगा, मान लीजिए मेरे पास कुछ RX, कुछ मेरे पास अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, मैंने कुछ RO Na+ लिया, ये RO- यहाँ अटैक करेगा, X निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ROR टाइप, मेरे पास ये ईथर बन गया। अब क्या दिक्कत है कि यार जहां पे अपन अटैक कर रहे हैं अगर वो बहुत ज्यादा हिंडर्ड हुआ तो जरूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन ही हो। जैसे मान लीजिए क्या हो सकता है, तो उसमें ईथर नहीं बनेगा, फिर कुछ इधर Br रहा, है ना, और मान लीजिए मैं कर रहा हूँ C2H5O-, है ना, मेरे पास ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो अब ये यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हिंडर्ड है आपका ये रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकता है ना। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो आपका बच्चा क्या होगा, यहाँ पे या Cl लगा लीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, ये यहाँ से H+ निकालेगा, फिर वो माइनस चार्ज आएगा और Cl निकलेगा, तो यहाँ पे आपको जो मिल जाएगा कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन भी हो सकता है। तो जहां पे अटैक करवा रहे हैं वो ज्यादा हिंडर्ड नहीं होना चाहिए। फिर इसमें कुछ डबल बॉन्ड करेक्टर वाली चीजें भी मिक्स करते हैं, वो जैसे आप ये नहीं करवा सकते हो, क्या नहीं करवा सकते हैं कि RCl और RO-, सर यहाँ पे अटैक करवा के हम Cl निकाल दे तो जी नहीं, आप नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि Cl के लोन पेयर्स इधर कॉन्जुगेशन में होंगे तो बच्चा डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, सिंगल बॉन्ड करेक्टर नहीं है। sp2 है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा खींच के रखेगा अपनी तरफ, तो या इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, तो ये नहीं होगा, है ना, तो ये नहीं होगा। अच्छा फिर भी जैसे मान लीजिए कि सर
ठीक है, आपने कह दिया नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे बनाना है, मुझे ये बनाना है और इसी मेथड से बनाना है OCH3। हाँ, तो आप ये नहीं कर सकते हो, लेकिन ये तो कर सकते हो। मैंने कहा कि आप क्या नहीं कर सकते हो, यहाँ पे Cl लेके और आप CH3O- का अटैक नहीं करवा सकते हो, दिस इज नॉट परमिटेड। लेकिन क्या परमिटेड है कि ऐसा तो कर सकते हैं ना कि ये O- तो लेके आओ और CH3 को X कर दो, इस पे तो अटैक करा सकता हूं मैं, ये तो 1 डिग्री है, यहाँ पे तो हो जाएगी SN2, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो बस इसी पे बेस्ड आपका क्या है ये क्वेश्चन है, तो हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं वो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तो एक ऑप्शन आपको देखते ही पता लग जाएगा कि यार क्या हम यहाँ पे नहीं बना सकते हैं ना, फंडा मैंने बता दिया आपको। तो अगर आप ऑप्शन देखो विच इज सुटेबल है ना, जैसे ऑप्शन नंबर 1 है, क्या है, PHOPH, मतलब ये O कैसे बनाएंगे, इम्पॉसिबल है ना। तो जो फंडा अभी बताया उसको आप अप्लाई करो, आपको पता लग जाएगा यार ये तो नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर आप इसको O- लोगे तो दूसरे बेंजीन पे तो हैलाइड लेना पड़ेगा ना, तो वो मान लीजिए आप क्लोरोबेंजीन लेते हो तो उसको रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा वो, है ना, वहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। अच्छा, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर रहेगा, हमने अभी देखा। सेकंड क्या है, ये मैंने कहा ये भी नहीं हो पाएगा यार, है ना, इतना हिंड्रेंस है, भूल जाओ ये होगा। ओके, थर्ड क्या है, C≡COPH। अब यहाँ पे कुछ फर्क नहीं है, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखो आप अगर सोच रहे हो कि सर -C≡CCl, डबल करेक्टर तो यहाँ पे भी होगा ना यार, तो ये इसको भी यहाँ पे अटैक करके नहीं निकाल पाएगा, है ना, मतलब ये भी सुटेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 क्या है, OCH3, और ये मैंने आपको अभी बताई थी कि आप हेलाइड इसको लो, आप हेलाइड इसको लो, अटैक ये करेगा, इसका हेलाइड बना के उसका अटैक मत करवाना, वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसका हेलाइड लेंगे और ये अगर अपन रखेंगे टेट ब्यूटोक्साइड, तो वो अटैक करके वहां से हेलाइड निकाल देगा और आपका हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस से। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है बच्चों, आपका बेस्ट मतलब है जिसको हम प्रिपेयर इस मेथड से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या है, काफी आसान क्वेश्चन है। फिनोल डज नॉट रिएक्ट विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ फिनोल रिएक्ट नहीं करेगा, किसके साथ नहीं करेगा भाई। ऑप्शन नंबर ए, अल्कली मेटल्स। क्यों नहीं करेगा यार, अल्कली मेटल्स, आप इधर पे क्या रख रहे हो, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बिल्कुल रिएक्ट करेगा, है ना। तो ए गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, भाई फिनोल एसिड है, आप बेस दे रहे हो, एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्यों नहीं होगा, तो ये भी गलत है। तीसरा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल रिएक्शन होगी। फोर्थ देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये नहीं होगी, ये कब होगी, तो हमने कहा कि 34, तो क्या नहीं होगी, बाकी तीनों काफी आसान है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बच्चों। तो फिनोल प्लस मैंने कहा क्या नहीं हो पाएगा, NaHCO3, ये रिएक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भाई। मान लो मैंने करवा दी, मैं तो करवाऊंगा यार, करवा दो भाई, करवाओगे तो क्या होगा, ये H+ यहां से निकला और HCO3- जो है उसने उस H+ को लेके H2CO3 और क्या बना लिया है यहाँ पे, फिनॉक्साइड। अब समझते हैं कि अपने को पता है कि यार स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगी रिएक्शन, है ना, इधर स्टेबल बनना चाहिए, तभी तो भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी आपकी रिएक्शन। मतलब कि इधर ये एसिड है, इधर ये एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग इसको होना पड़ेगा तब आगे जाएगी। तभी तो हम कहते हैं कि यार आपका जो कार्बोक्सिलिक है, या मान लीजिए बेंजोइक है, ये हो गया, है ना, ये कार्बोक्सिलिक है, तो ये रिएक्शन देगा और H2CO3 बनेगा और फिर H2O + CO2 में टूटेगा और CO2 लिबरेट होगी, है ना। तो केवल क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम करेंगे ये कि कौन CO2 लिबरेट करेगा, कौन नहीं करेगा। तो वो कब होगा, जब आपका गिवन एसिड H2CO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो फिनोल नहीं होता है तो ये नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए मैं फिनोल की तीनों पोजीशंस पे, कौन सी, दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन, यहां पे अगर आप नाइट्रो से भर दोगे इसको, ये कर जाएगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उसको क्रॉस कर जाती है, ठीक है, तो ये कर जाएगा, ये कर जाता है। सल्फोनिक अल्फोनिक तो वैसे ही कर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वाला नहीं होगा बच्चों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 क्या है, ओके, हमें बताना है कि आइडेंटिफाई करेक्ट रिएक्टिविटी फॉर SNAR, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिंग्स पे, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपके पास, बेंजीन है बच्चों, यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे नाइट्रो है, और इसकी कंपेयर करनी है किसके साथ,
यहाँ Br है, यहाँ पे नाइट्रो है। अब हमें क्या करना है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, Br निकलेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट बना सकते हो आप लोग, है ना, वो आसान है। लेकिन देख के क्या लग रहा है यार, देख के फील ऐसा आ रहा है कि सर Br माइनस इजीली निकल जाएगा तो इसकी रेट ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? अच्छा, कि इसकी जो आरडीएस है, हम अगर सोचें कि यार देखो ऐसा देखने से नहीं होता है ना, डिपेंड करता है कि यार आपकी जो रिएक्शन है उसकी आरडीएस क्या है, जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, जो स्लोएस्ट स्टेप है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि यार किसकी रेट ज्यादा होगी, किसकी रेट कम होगी। अच्छा, इसकी आरडीएस क्या है सर? इसकी आरडीएस बेटा ये जो अटैक हो रहा है, ये अटैक जितनी आसानी से हो पाएगा उसकी रेट उतनी ज्यादा। ये अटैक कितनी आसानी से होगा? जितना डेल्टा प्लस चार्ज यहाँ क्रिएट होगा, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए, तो जितना ज्यादा डेल्टा प्लस चार्ज आप क्रिएट करोगे यहाँ पे, उतना ही ईज होगा इसको। ये जो इंटरमीडिएट बनेगा उसको स्टेबलाइज ज्यादा कौन करेगा? तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, मतलब Cl माइनस टाइप्स है ना, Cl टाइप्स। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि यार सर माइनस आई तो Cl का ज्यादा है, माइनस आई तो Cl का ज्यादा है Br से, राइट। तो ज्यादा डेल्टा प्लस चार्ज कौन क्रिएट कर पाएगा, ये? या मान लीजिए फ्लोरो रहता तो वो और ज्यादा क्रिएट कर पाता, ठीक है। तो किसकी रेट ज्यादा होगी? क्लोरो की, ना कि ब्रोमो की, क्योंकि आरडीएस से बेटा ये अटैक करके यहाँ पे जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर पाएगा वो अटैक उतना आसान होगा। और है ना, एक बार अटैक आप करवा लोगे फिर उसके बाद तो मेरे ख्याल से आसान है कि भाई इधर में मान लीजिए क्लोरो है, इधर मैंने अटैक करवाया किसी न्यूक्लियोफाइल का Nu, तो इधर आएगा माइनस, राइट, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके आया था, तो यहाँ प्लस माइनस में तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस आएगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रो इसीलिए लगाया ताकि ये इंटरमीडिएट थोड़ा स्टेबल बन जाए ना, इधर जाएगा और तो फिर ये वाला इधर आएगा, तो ये माइनस चार्ज को NO2 भी स्टेबलाइज करेगा, तो इसलिए वो आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा कि कौन सा सही है, लेकिन साइन क्या दिया है? इधर दिया है, तो मतलब करेक्ट है ना। अच्छा, 2 में क्या है? Cl है, इधर ऑर्थो पे NO2 है, पैरा पे NO2 है, और एक में केवल पैरा पे NO2 है। एक में क्या है? केवल पैरा पोजीशन पे NO2 है। हमने भी देखा कि जो नेगेटिव चार्ज बनेगा ये ऑर्थो पोजीशन पे भी जा रहा है, पैरा पे भी जा रहा है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैं लगाऊंगा कहां पे? ऑर्थो पोजीशंस पे और पैरा पोजीशन पे, उतना अच्छा है, क्योंकि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी, उतना आसान है ना। तो माइनस चार्ज उतना ज्यादा क्या होगा, तो डिस्पर्स होगा और उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा मेरा इंटरमीडिएट। तो मैंने कहा अगर ऐसा है तब तो यार ये वाला बेटर है, क्योंकि इसमें 2 NO2 है, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे है, राइट। तो ये वाला क्या है आपका ज्यादा रेट, इसकी रेट होगी, ये भी सही है। थर्ड क्या दिया हुआ है? थर्ड में देखिए यहाँ पे और NO2 लगा दिया है ना, तो ऑब्वियसली उसकी रेट और बढ़ जाएगी। तो थर्ड का जो ऑर्डर दिया गया है, आप सबके पास पेपर है, ड्रॉ करने का मतलब नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो थर्ड जो है उसमें रेट किसकी ज्यादा होगी? जिसमें दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगे हुए हैं, उसकी रेट बेटा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जहां पे 2 नाइट्रो लगे हैं, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पोजीशन पे। तो थर्ड का ऑर्डर गलत है। तो करेक्ट कौन कौन से हैं? बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे सीखने की बात क्या थी? सीखने की बात ये थी कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे क्लोरो लगाओ, फ्लोरो लगाओ, ब्रोमो लगाओ, आइडो लगाओ, तो सबसे ज्यादा रेट किसकी होगी? फ्लोरो वाले की, देन क्लोरो वाले की, देन ब्रोमो की, देन आइडो की तो लीस्ट होगी। ऐसा नहीं सोचना है कि आइडो इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, वो बात की बात है। आरडीएस है कि यार यहाँ पे ये अटैक कितनी आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 में क्या है? अपने को 2 रिएक्शन दी गई हैं और कह रहे हैं कि यार इन दोनों का रेट ना इक्वल है। अब मजे की बात यह है कि उन दोनों में ना जो अटैकिंग स्पीशीज है, मतलब जिस पे अटैक हो रहा है वो नहीं, जो अटैक करता है उसको बोलते हैं। तो जो अटैक कर रहा है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो अलग अलग है, लेकिन तब भी रिएक्शन का रेट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर ऐसा है मतलब रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? उस अटैकिंग रिएजेंट पे। अच्छा, तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 36। मतलब मेरे पास क्या है? एक बेंजीन है, C है बेटा, यहाँ पे Br है, दूसरे वाले में क्या है? रिएक्टेंट इज सेम, ये क्या है? सेम है। तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज रिएक्शंस आर द अटैकिंग स्पीशीज। इसमें क्या है? NH2 माइनस, इसमें क्या है? NH3। अच्छा, तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन हुआ है बेसिकली, है ना। इस NH2 माइनस ने यहाँ पे अटैक किया, Br निकला, तो क्या बना? C पे NH2, C पे NH2, प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन
और है ना रिएक्टेंट भी सेम था, ये अटैकिंग स्पीशीज अलग हैं, फिर भी रेट सेम है, तो रेट क्या है, दोनों का बराबर है। अब मैंने कहा यार रेट बराबर क्यों है, तब होगा बेटा जब ये तो सेम है यार, है ना, तो अगर केवल इस पे डिपेंड करे तो बात बन जाएगी, तो इस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में तो फर्क है ना यार, ये वाला ज्यादा अच्छा अटैक करेगा, क्योंकि ये क्या है ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू दिस, वो जल्दी अटैक करेगा। तो अगर ये इस पे डिपेंड करता तो इसकी रेट ज्यादा होती, वो जल्दी बन जाता फिर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों बराबर रेट से बन रहे हैं, इसका मतलब इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बोथ ऑफ दीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिंग स्पीशीज, दिस वन, राइट, केवल उस पर डिपेंड कर रहा है वो। तो अगर एक पे डिपेंड कर रहा है और सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिंग पे तो नहीं हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, बाहर हो रहा है ना एलिफेटिक चेन में, यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इस पे यहाँ पे ये थोड़ी ना, यहाँ पे थोड़ी ना हो रहा है, तो एरोमेटिक रिंग पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है और यूनिमोलिकुलर है। बायोमोलिकुलर कब होती, जब दो मॉलिक्यूल आरडीएस में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ये भी ऐसा नहीं है केवल ये वाला इन्वॉल्व है जो रिएक्टेंट है मेरा, है ना, दिस इज नॉट इन्वॉल्व, अटैकिंग स्पीशीज नॉट, ओनली सबस्ट्रेट इज इन्वॉल्व इन आरडीएस, राइट। तो ऐसा होगा तो SN1 हो जाएगी बेटा, राइट, तो ना SN2 ना SN2AR ये सब नहीं होगी, एरोमेटिक रिंग का यहाँ पे कोई काम नहीं आ रहा है, उस पे अटैक नहीं कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, राइट, बाहर कर रहा है, इस कार्बन पे हुआ है, तो क्या हो जाएगा SN1 ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 SN मतलब, और अगर SN1 हो रहा है मतलब क्या है, पहले Br माइनस निकल रहा होगा, यहाँ प्लस बन रहा होगा, और ऑब्वियसली बेंजीन देंगे तो उस प्लस को स्टेबलाइज करेगी, क्यों, क्योंकि चार्ज डिस्पर्स होगा, है ना, रेजोनेंस के थ्रू, और बस फिर NH2 माइनस ने NH3 ने अटैक कर दिया होगा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 में क्या बोल रहा है ये भाई कि यार व्हाट डू वी हैव इज CH3 ये है, एंड वी वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, बेसिकली these CH3 groups needs to be converted to CHO groups, राइट। अच्छा, तो यार दिख रहा है ऑक्सीडेशन हुआ है ना, ऑक्सीजन आ गई है, हाइड्रोजन निकल गई है, ब्ला ब्ला, तो अगर ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन मैक्सिमम कहां तक जाता था, COOH तक, कार्बोक्सिलिक तक, लेकिन एल्डिहाइड पे रुक गया है, राइट। तो मतलब मुझे कोई बहुत भयानक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं चाहिए, वरना मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो मतलब जो माइल्ड टाइप के हो, या मैं क्या कहूं कि टोलुइन से अगर आप लोगों को याद हो एटार्ड रिएक्शन, उसमें हम क्या करते थे, आपके पास टोलुइन रहता था और वहां से हम क्या करते थे, बेंजल्डिहाइड बनाते थे, वहां से हम बेंजल्डिहाइड बनाते थे एटार्ड रिएक्शन से, राइट। तो उसमें बीच में कॉम्प्लेक्स बनता था, फिर उसका हाइड्रोलिसिस होकर ये बन जाता था। तो अगर आप लोगों को ये याद हो ना, उसका ऑक्सीडेशन भी जैसे CrO3 एक ऑप्शन में है, तो वो उसका ऑक्सीडेशन करता था उस इंटरमीडिएट का, तो आपको क्या मिल जाता था वो। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो भी काम बन जाएगा यार, है ना। देखो एक दिया है H2CrO4 क्रोमिक एसिड, वो नहीं होगा, है ना, वो स्ट्रॉन्ग है, वो टोलुइन को भी COOH में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे तो नहीं रुकेगा, तो वो ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 इज रॉन्ग, ठीक है। एक तो है बेटा एटार्ड रिएक्शन वाला ही दिया है आपको, क्या है, CrO2 Cl2H3O+, है ना। तो जो लोग भूल गए हैं, पहले CrO2 Cl2 इससे रिएक्ट करके क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्ट कर क्या बनेगा, यहाँ बना देते हैं CH, है ना, और 2 बार है तो OCrOCl2 ट्वाइस, है ना, ये बनेगा अपना, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये बन जाएगा। तो एक तो एटार्ड रिएक्शन हो गई, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, और उसके अलावा जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है उससे भी काम बन जाएगा। क्या दिया है ऑप्शन नंबर 1 में, CrO3 एसिटिक अनहाइड्राइड एंड H3O+ विद हीट। इसमें क्या होगा, सिमिलर समझिए प्रोसेस, है ना, मतलब जो आपका टोलुइन है, पहले उस पे क्या होगा, इधर CHOCH3 ट्वाइस, और फिर उसके बाद CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको ऑक्सीडाइज करके यहाँ से एल्डिहाइड बना देगा, है ना। मैकेनिज्म में नहीं घुसना है, कोई काम की नहीं है, ये प्रिपरेशन का मेथड हम जरूर पढ़ते हैं, फ्रॉम टोलुइन टू एल्डिहाइड, कैसे वो कन्वर्जन करना है, तो हाँ उसके लिए आप इन दोनों का यूज कर सकते हो, है ना। ये CrO3 है ना, ये C2O एसिटिक अनहाइड्राइड एंड H3O+ हीट, या फिर आप ये एटार्ड रिएक्शन, तो वो दोनों हो जाएंगे, और जो H2CrO4 है वो नहीं हो पाएगा ना, वो इसको कार्बोक्सिलिक बना देगा, तो वो गलत है। तो बोथ 1 and 2 ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 में क्या दिया है, प्रोपेन 1 ओल, हमें क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ओल बनाना है प्रोपीन से, ठीक है, प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल।
यार प्रोपीन में मेरे पास क्या है, मतलब प्रोपीन तो ऑब्वियसली मतलब 3 कार्बन है और अपने पास एक वहां पे डबल बॉन्ड है। तो जैसे मान लीजिए मैं अगर सीधा हाइड्रेशन करूं उसका, है ना, अगर मैं डबल बॉन्ड के क्रॉस H और OH लगाना चाहूं, वही तो हुआ है प्रोपेन 1 ओल में। प्रोपेन 1 ओल में क्या हुआ है कि मेरे पास प्रोपेन थी, है ना, मुझे यहां से बनाना क्या है सर, 1 नंबर पे OH लगाना है और इस पे H लगाना है। अच्छा यार, अगर मान लो जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है H2HO है ना, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और H2O, अगर आपको ये मिलता तो क्या बनता सर, इसमें तो मतलब जो है आपका कार्बोकेटायन बनेगा पहले, क्यों भैया, है ना, क्योंकि H+ मिलेगा यहाँ से, वो H+ यहाँ लगेगा तो H जाएगा यहाँ, प्लस चार्ज जाएगा यहाँ 2 डिग्री पे मोस्ट स्टेबल, और फिर H2O का अटैक तो OH यहाँ जाएगा। तो सर ये तो 2 प्रोपेनॉल बन रहा है, वो नहीं बन रहा है, 1 वाला नहीं बन रहा है, तो ये गलत है। ऐसा ही सेम केस बनेगा जब आप क्या लोगे, OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाली मैकेनिज्म, कौन सा, HgOAc ट्वाइस H2O फॉलोड बाय NaBH4, तो वो वाला जो है वो भी क्या करेगा, OMDM नाम है उस मैकेनिज्म का, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, राइट, वो भी बेटा क्या करेगा, रीअरेंजमेंट नहीं होता है, लेकिन आपका क्या होता है, मार्कोनिकोव एडिशन। मार्कोनिकोव एडिशन मतलब OH आपका इस जहां पे कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल है वहां पे लगेगा। तो मैंने कहा यार इससे भी नहीं मिलेगा, ये किससे मिलता है, HBO। हम ऑलरेडी इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख चुके हैं, इसमें साइक्लोपेंटेन दिया था और उसमें एक मिथाइल और एक OH था, पहले डिहाइड्रेशन करवाया था, हीट किया था, डबल बॉन्ड बना था, फिर उसके अक्रॉस हमने HBO कराया था, है ना। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में हो जाएगा, HOH ही लगना है लेकिन एंटी मार्कोनिकोव तरीके से। एंटी मार्कोनिकोव मतलब इसको तोड़ो, कायदे से प्लस यहाँ आना चाहिए, है ना, लेकिन अपने को ये नहीं करना है, इसका एंटी, है ना, याद करने की टिप से बता रहा हूँ, वैसे मैकेनिज्म समझोगे तो पता लग जाएगा क्यों हो रहा है ऐसा। तो प्लस यहाँ तो बेटा OH यहाँ, तो HBO से बन जाएगा। तो हमने कहा हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन जो है उससे बन जाएगा। इसमें एक ऑप्शन दिया गया है जो ऑप्शन नंबर 2 है, एसिटिक एसिड विद H2SO4, ये क्या है यार, है ना। तो इसमें एक ऑप्शन क्या दिया गया है, तो राइट आंसर तो कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 1, है ना। लेकिन ये दिया है क्या, एसिटिक एसिड विद H2SO4, तो ऐसा समझ लीजिए H2SO4 है तो यहाँ प्लस आया, और फिर जो एसिटिक एसिड है C डबल बॉन्ड, ये इधर अटैक करेगा, ये इधर कर देगा, तो आपको बेसिकली इधर C डबल बॉन्ड OCH3, ये H+ निकल जाएगा। तो किस तरह का बन जाएगा ना, उससे अपने को ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सही आंसर कौन सा हो गया बेटा अपना, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या दिया गया था, नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो आई थिंक काफी बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो कितने आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है कॉन्जुगेशन में है, कितने डिलोकलाइज्ड हैं। तो यार आसान सी बात है, देखो ये पॉजिटिव यहाँ पे है, इसको यहाँ लाओ तो एक क्या बन गया इसका, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अच्छा ये जो दो लोन पेयर हैं, अब क्या हो सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है इधर से, या फिर ये इधर से डोनेट कर सकता है ना। ये डोनेट, नीचे वाला डोनेट करेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, फिर ये डोनेट कर सकता है। तो बेसिकली ये सारे के सारे क्या कॉन्जुगेशन में है ना। वैसे भी अगर हम देखें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं पूछा अपने से कि ये पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन पे जाएगा या फिर है ना कितने टोटल एटम्स पे डिलोकलाइज होगा, ऐसा कुछ नहीं पूछा है। वो भी पूछ सकते थे, है ना, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन हमें क्या पूछा है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में, तो सारे सारे जो दिए कॉन्जुगेशन में अपने देख लिया ना। तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 और लोन पेयर भी, तो चारों के चारों मतलब कि 8 अपने पास क्या है पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है, द फॉलोइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा पहले पे नंबर पे क्लोरीन, क्लोरीन डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन जो आपके मतलब हेलोजेंस जो हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमाइड ये सारे दे आर डीएक्टिवेटिंग, मतलब ओवरऑल दे विल बी पुलिंग आउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द रिंग, बट दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, दे आर नॉट मेटा डायरेक्टिंग, है ना। तो यही है बस यहाँ पे पॉइंट, अगर ये पता था तो यू विल गेट +4, है ना। तो Cl वाला जो है वो नहीं है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑप्शन नंबर 2 अगर आप देखो तो उसमें OC डबल बॉन्ड OCH3 है, ये तो प्लस m शो करेगा ना यार। हाँ उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका रेजोनेंस इधर भी जा रहा है, लेकिन अटैच तो पहले ऑक्सीजन है ना, ये ग्रुप थोड़ी ना अटैच्ड है। अगर रिंग से डायरेक्टली ये ग्रुप अटैच्ड होगा तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, क्योंकि ये तो विथड्रॉइंग है, लेकिन O है उस पे लोन पेयर है तो वो तो डेंसिटी रिंग में देगा। तो ये तो
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तीसरे वाले में यही दिया है, क्या, C डबल बॉन्ड O CH3 भाई ये तो विड्रॉ करेगा, तो इधर प्लस आएगा तो रिंग को फिर इसको डेंसिटी देनी पड़ेगी, ये डेंसिटी रिंग से खींच रहा है। तो थर्ड वाला जो है वो क्या है आपका मेटा डायरेक्टिंग है। और फोर्थ में OH दिया है, लोन पेयर है, तो ऑब्वियसली दैट वुड बी गिविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पुशिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू द रिंग, है ना, दैट विल नॉट पुल आउट डेंसिटी फ्रॉम द रिंग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कार्बीन। कार्बीन क्या है, एक इंटरमीडिएट है, हम रिएक्शन इंटरमीडिएट में GOC2 में पढ़ते हैं कौन कौन से, मतलब मोर फ्रीक्वेंटली तो यही पढ़ते हैं कि कार्बोकेटाइन कार्बन आयन फ्री रेडिकल, लेकिन आपके कार्बीन नाइट्रीन बेंजाइन ये सभी क्या है आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, है ना, तो मतलब फटाफट से रिएक्ट करना चाहते हैं ना, उस टाइप का उनका बिहेवियर है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर कार्बोकेटाइन की बात करूँ तो क्या भाई प्लस चार्ज है कार्बन पे, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो चाहता है कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको दे, कैसे भी करके वो प्लस चार्ज को डिलोकलाइज करे, है ना। अच्छा, कार्बन आयन में नेगेटिव चार्ज है तो वो भी एक चार्ज स्पीशीज है, उसके पास एक लोन पेयर जो डोनेट करना चाह रहा है ना, उस नेगेटिव चार्ज कैसे भी वो करके स्प्रेड करना चाह रहा है, क्योंकि चार्ज को तो मॉलिक्यूल स्प्रेड करना ही चाहता है। फ्री रेडिकल में भी हमने देखा है ना, एक इलेक्ट्रॉन होगा बेसिकली उस पी ऑर्बिटल में। तो हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन पूछा क्या है, कार्बीन, कार्बोकेटाइन कार्बन आयन पूछा नहीं है, कार्बीन पूछा है। कार्बीन क्या है, तो बेसिकली कार्बन के 2 बॉन्ड बने होंगे, है ना, R के साथ बना लो, R2 के साथ बना लो, तो 2 तो इनने बॉन्ड बना रखे होंगे। और तो भाई कार्बन के पास क्या था, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यार एक एक तो इसका इधर चला गया, है ना, और ये इसकी वैलेंस शेल, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे। वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है इसके, अब या तो एक ही ऑर्बिटल में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, दोनों में एक एक हो सकते हैं। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट हम उनको बोलते हैं। लेकिन कार्बन क्या 2 बॉन्ड बने हो और फिर उसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो, वो इस तरीके से दोनों साथ एक ऑर्बिटल में हो सकते हैं, या फिर अलग अलग में भी एक एक करके भी हो सकते हैं, ना, ट्रिपलेट बोलते हैं। तो वो सब अपना हो गया, सिंगलेट बोलते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। तो ये अपना हो गया कार्बीन, ठीक है। अब कार्बीन पे देखो ना इसे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं हुए, ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है, अभी भी चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स ले, है ना, लेकिन ये चार्ज्ड नहीं है, इस पे ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, चार्ज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इट इज नॉट चार्ज्ड बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मींस इट इज न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 हैव 2 bonds yes and 2 non bonded electrons on the central atom, yes, central atom पे 2 non bonded electrons हैं। इज शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज, यस, रिएक्शन इंटरमीडिएट शॉर्ट लिव्ड होती है। तो सारे के सारे करेक्ट है बेसिकली 4। कहां पे देखा है हमने ये, मतलब अगर आप बात करो जो रेमर-टैमन रिएक्शन है ना, जहां पे हम फिनोल की रिएक्शन करवा रहे हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ ना KOH, इस तरह से जब आप करवाते हो तो वहाँ पे CCl2 बनता है और फिर बेंजीन रिंग उस पर अटैक करती है, तो वहाँ पे हम सैलिसाइल एल्डिहाइड बनाते हैं। तो वहाँ पे आपका जो मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल कार्बीन ही होता है, ठीक है। तो आई होप ये वाला बात आपको याद होगा। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है बेटा, 42 में बेंजीन दी है, उसकी रिएक्शन पहले हम करवा रहे हैं CO HCl AlCl3। ये क्या है, ये तो गेटरमैन कोच रिएक्शन है ना। याद कैसे कर रखी है हमने, CO जहां पे आ रहा हो तो CO है ना, तो कोच को हम फर्जी तरीके से लिखेंगे और ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि वो कोच वाला कोच है, मतलब उस कोच की स्पेलिंग तो अलग है वैसे। 42 तो गेटरमैन कोच के जो कोच है वो ये वाला है ना, लेकिन अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, अपन तो ये वाला ले लेंगे। तो जहां CO आए मतलब वो गेटरमैन कोच है, तो अपने पास क्या है, बेंजीन CO HCl AlCl3, कुछ A बना, A की रिएक्शन किससे करवा रखी है, फॉर्मल्डिहाइड कॉन्क OH माइनस, हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तो बोल रहे हैं यार B बना प्लस C जो है वो सोल्ट है, यही मेजर प्रोडक्ट रिएक्शन का। तो क्या होगा, ओके, तो इतना देख के समझ में आना चाहिए कि यार यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कंसंट्रेटेड OH माइनस कैनिजारो टाइप का लग रहा है, देखो सोल्ट भी बन रहा है, तो जो एसिड है उसका सोल्ट बनता है, एसिड नहीं बनता है, राइट। अच्छा, और यहाँ पे तो अल्कोहल बन रहा होगा, ठीक है, मतलब एक कैनिजारो टाइप का दिया है कुछ। तो ये क्या है, जिन बच्चों को याद है गेटरमैन कोच में क्या होता है बेटा, बेंजीन से हम क्या बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। कैसे बनता है, काफी आसान है, अगर आप समझना चाहो। CO जो है, CO क्या है भाई, C ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ प्लस यहाँ माइनस HCl देगा आपको, H प्लस वो H जाएगा यहाँ पे, ये खत्म हो जाएगा, इस पे प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लेगा, मतलब इसका मैं दूसरा एलिमेंट स्ट्रक्चर बना सकता हूँ कुछ ऐसा,
फटाफट देख रहे हैं क्योंकि ये तो मैकेनिज्म है। और फिर रिंग अटैक कर देगी इसमें, तो CHO ग्रुप रिंग पे लग जाता है बेसिकली, है ना। अच्छा, तो मेरे पास एक बेंजल्डिहाइड है और एक मेरे पास क्या है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड है, और बेंजल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। क्या बनेगा? अब अपने को पता है यार, अगर एक ही होता, केवल बेंजल्डिहाइड होता है, केवल फॉर्मल्डिहाइड होता, तो उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता, मतलब वो एक ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस होता, है ना। एसिड प्लस अल्कोहल, वो एसिड नहीं एसिड का सॉल्ट बनेगा। तो लेकिन अलग अलग है, तो यार किसको ऑक्सीडाइज करूं, किसको रिड्यूस करूं? अपने को पता है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड आ गया तो ऑक्सीडाइज तो उसे ही होना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि OH- जो अटैक करेगा तो यार वो तो वहां करेगा यार जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, उस टाइप का, है ना। है तो दोनों एल्डिहाइड्स फाइन, लेकिन यहाँ पे इस रिंग का प्लस है मारा होगा इस सेंटर पे। भाई यहाँ पे जो आपके पास CHO है, यहाँ पे इस रिंग का प्लस है मारा होगा, तो इस यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये वाला कम इलेक्ट्रोफिलिक है एज कंपेयर टू दिस, और ये छोटा सा भी है, कोई हिंड्रेंस भी नहीं है उस तरीके से। तो अटैक, तो जब भी आ गया अगर आपका फॉर्मल्डिहाइड, तो उसी को ऑक्सीडाइज करवाना है। तो मतलब ये जो कहने जा रहा होगी, इसमें ऑक्सीडाइज होगा ये भाई, प्लस रिड्यूस कौन सा होगा, फिर जो हाइड्राइड निकल के जाएगा वो CH2O-, ठीक है, और फिर ये H+ ले लेगा तो इसका बन जाएगा सॉल्ट C डबल बॉन्ड O- Na+, प्लस क्या हो जाएगा, और इसका बन जाएगा बेटा एसिड CH2OH। तो आसान था, ज्यादा टफ नहीं था। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, कौन सा पेयर, आपको बोला है कौन सा पेयर क्या नहीं है, मेटामर नहीं है। तो बेटा ये तो काफी आसान है यार, अपने को पता है मेटामर क्या है भाई, क्या है मेटामर, देखते हैं। तो अगर आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। तो मतलब स्ट्रक्चर में जब आप देखोगे उनके, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कि CCOCC ये और COCCC, तो जो हेटेरोएटम है उसके आजू बाजू अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 2 2, क्या ये मेटामर्स हैं? जी हाँ, ये मेटामर्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या यही है? जी हाँ। तो ऑप्शन 1 तो ठीक है। ऑप्शन 2 CCOCC, दूसरा क्या है COCCC, ऐसा है। तो क्या ये है? जी हाँ, 2 2 1 3। अच्छा, क्या जरूरी है सर मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम हेटेरोएटम के आजू बाजू अलग होने चाहिए? जी नहीं, ये भी मेटामर है। कौन सा? CCCOC एंड मतलब दिस वर्सेस अगर ऐसा बनाएं OCCCC, ये भी मेटामर है। तो केवल नंबर से फर्क नहीं पड़ रहा है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि यार ऑक्सीजन के जैसे इधर देखें तो हेटेरोएटम के आजू में 2, बाजू में 2, इधर आजू में 1 लेकिन बाजू में 3, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना कि मतलब ये नंबर ही अलग हो। यहाँ पे 3 1 3 1 है, लेकिन फिर भी कि वो जिस तरीके से अरेंज्ड है वो अलग है, वो चेन में भी अलग हो सकता है, मतलब ऐसे ये लीनियर टाइप की है या आइसोप्रोपाइल टाइप की है, तो वो भी क्या होगा आपका मेटामर ही होगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है? जी हाँ। अब ये हमेशा ना नाइट्रोजन के साथ मजाक करते हैं, मतलब बच्चों के साथ मजाक करते हैं, नाइट्रोजन के साथ मजाक क्यों होगा, और क्या करते हैं हमेशा ना, तो नाइट्रोजन को इन्होंने इस तरीके से दे दिया, ठीक है। अब कार्बन गिनने लगे तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले जब भी नाइट्रोजन है ना, एक चीज हमें याद होनी चाहिए कि यार 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाले क्या होते हैं नाइट्रोजन के केस में? जी हाँ, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पे डिग्री सेम है? मैंने कहा यार ठीक है, यहाँ पे तो नाइट्रोजन इधर भी 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इधर भी 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ठीक है, फंक्शनल तो नहीं है, दोनों 2 डिग्री है, लेकिन क्या मेटामर है? फिर फंक्शनल नहीं है तो मेटामर है ना। क्यों? क्योंकि 1 3 2 2, जी हाँ, मेटामर्स है। अच्छा, तो सर यहाँ पे तो बात नहीं बनी, आगे चलते हैं। 4th CN, अब तो एक ही ऑप्शन बचा, चेक नहीं करना चाहिए पर कर लेते हैं। दिस एंड क्या है? ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, मेटामर नहीं है। मेटामर से पहले किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल आइसोमर्स है ना, नॉट फंक्शनल ग्रुप, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, राइट। तो मेटामर्स नहीं है, तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया, दे आर नॉट मेटामर्स, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 44, और वो बहुत ही बेसिक है, लेकिन मिटाना तो पड़ेगा क्योंकि स्पेस भी नहीं है। तो 44 में क्या बोल रहे हैं कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस आर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है भाई, देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल 2 चीजें होती हैं।
अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट हो, जो चाहता हो लोन पेयर एक्सेप्ट करना, है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या हो, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देना चाहता हो, ठीक है। अच्छा, जिसके पास लोन पेयर टाइप से कुछ हो, नेगेटिव चार्ज हो उस टाइप से, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल में जनरली ऐसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हो तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, लेकिन हमेशा पॉजिटिव चार्ज को देख के हमें क्या है, पिघलना नहीं है, क्योंकि ऐसा भी कुछ हो सकता है इसके आजू बाजू कुछ ग्रुप्स लगा दिए इसमें प्लस तो आ ही जाएगा ना यार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, वो वैकेंट ऑर्बिटल तो होना ही चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। जब तक वो नहीं है इट कैन नॉट बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल, राइट। ओके, तो अब चलते हैं SH माइनस। SH माइनस में हमने कहा जी नेगेटिव चार्ज है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है जी। BF3 तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है ना। बोरॉन की जिंदगी का रोना ही है कि उसके 8 पूरे नहीं हो रहे हैं। अच्छा, तो भैया ये तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल, पहला वाला न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद चलते हैं C2H5O माइनस। ओ पे माइनस सोचना नहीं है, क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद NO2 प्लस, लो भैया NO2 प्लस हो गया, मतलब क्या हो गया ये इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद भैया NH2 माइनस क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। Cl प्लस, लो भैया प्लस क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो कितने न्यूक्लियोफाइल हैं, दिस इज नॉट न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। तो कितने बड़े टोटल 3 हैं, 3 है मतलब ऑप्शन नंबर 3 है। चलो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45, और वो है IUPAC से किसका गलत नाम है। चलो तो देख लेते हैं किसका गलत नाम दिया हुआ है। पहला अगर हम देखें तो इथाइल ब्यूटेनोएट, तो मतलब ये तो एस्टर की बात कर रहा है, अल्काइल अल्केनोएट, है ना। तो देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके अलावा तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, किसी क्वेश्चन में स्टिल आपको डाउट हो, तो आप हमेशा ग्रुप पे, जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं बेसिकली, उन पे आप पूछ सकते हो, है ना। या आप रेस्पेक्टिव टीचर्स को भी, क्या है, जिन्होंने मतलब डिस्कशन किया है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, तो हम बोल रहे हैं CC, पहला देखिए C डबल बॉन्ड O C2H5, कैसे करते हैं ये अल्काइल अल्काइनो, है ना, अल्काइल अल्केनोएट। तो अल्काइल क्या हो गया इथाइल, और 1 2 3 4 ब्यूटेनोएट। तो ये तो ठीक लग रहा है यार, है ना। तो ऑप्शन 1 तो ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर 2 C इधर पे OH, इधर पे मिथाइल। नंबरिंग कहां से होगी, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, तो हमने कहा 1 2 3 4, मिथाइल 3 पे जाएगा, दिया हुआ है 2 पे, गलत है ना। इन्होंने इधर से नंबरिंग कर दी, ये गलत हो गया है। तो ऑप्शन 2 ही अपना आंसर है। बाकी दोनों, थर्ड में क्या दिया है C इधर C डबल बॉन्ड O, अच्छा कीटोन है। तो भैया कहाँ से नंबरिंग करें, इसको 3 ही मिलना है, लॉन्गेस्ट चेन 5 की पॉसिबल है, इसको 3 ही मिलना है। तो इससे अच्छा सब्सटीट्यूएंट को सेकंड पे ले लूं यार, फिर उधर से करके तो नुकसान होता। तो 2 पे मिथाइल, ये ठीक है। 4 CHO, यहाँ पे मिथाइल, तो इसको प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4, 3 पे आएगा मिथाइल, राइट, फंक्शनल ग्रुप है, और ये हो जाएगा, ये सही है। तो अपना मतलब कौन सा गलत था, ऑप्शन नंबर 2। हाँ जी दोस्तों, कुछ प्रश्न जो थे हमारे इस DCRT 4 के, उसमें इनऑर्गेनिक के प्रश्न थे, और मात्र 3 या 4 जो प्रॉब्लम थे वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के थे। तो जो इनऑर्गेनिक और फिजिकल का पार्ट जो है वो यहाँ पे मैं बताऊँगा, और जो ऑर्गेनिक का पार्ट है वो ऑलरेडी आपको बिंटू सर ने बता दिया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज़ एन आउटर, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, ये तो आपको पता होगा कि जो आउटर डी का यूज़ करेंगे, नहीं। तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आधार पे आसानी से बता सकते हो। जैसे निकिल का बात करते हैं, तो निकिल का यहाँ पे क्या है, निकिल अपने Ni+2 स्टेट में है, ठीक है, Ni अपने Ni+2 स्टेट में है। इसका कन्फिगरेशन है 3D8। डब्बा बनाते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो और यहाँ पे अमोनिया है, Cn है, अमोनिया है, Cn नेगेटिव, सारे जितने भी हैं सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देंगे, नहीं, ये सारी चीज़ आपको पता है। अब ध्यान से अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करें यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हुआ, दूसरा यहाँ फिल हुआ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, 6th वन हेयर, 7th हेयर, 8th हेयर, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इस ऑर्बिटल का यूज़ करना क्या है, मुश्किल है, इस ऑर्बिटल का यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो जो आपके इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे जाएंगे,
वो जाएंगे आपके आउटर डी ऑर्बिटल्स में। दिस इज कॉल्ड आउटर। अगर ये इसको 3D बोल रहे हो तो इसको 4D बोलते नहीं। तो इस ऑर्बिटल में आपके इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आएंगे और बॉन्ड बनते हैं। तो इस ऑर्बिटल को यूज़ करते हैं, इसलिए आप इसको बोलते हो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब बोलो सर बाकी में क्या दिक्कत है? बाकी में अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे हैं वी हैव Mn+2, नहीं Mn+2। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से रखेंगे तो क्या 3d5 अगर ये लिखें यहाँ पे तो 1 हियर, 2 हियर, 3 हियर, 4 हियर, 5 हियर, नहीं। पर जैसा ही साइनाइड लिगांड आएगा वो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर हो जाएंगे, यानी कि क्या होगा बताइए मुझे, जो आपके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये उठ के यहाँ पे आ जाएंगे और पेयर कर दिए जाएंगे। तो 2 आपके डी ऑर्बिटल्स क्या हैं, बचे हैं, और ये दो ऑर्बिटल्स क्या हैं, यूज़ किए जाएंगे लिगैंड के द्वारा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इनर डी का, यानी कि D2sp3 कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पे क्या हुआ दिस sp3 एंड यहाँ पे 2d, तो sp3d2 कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है। सो जब बाहर ऑर्बिटल यूज़ करते हैं तो आउटर ऑर्बिटल सेम इज विथ दिस कोबाल्ट +3 एंड आयरन +2। इनके साथ भी क्या है, दिस इज 3d6 है, तो यहाँ पे भी 2 बचे रह जाएंगे। सो आपको क्या है, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका जो आपके लिगैंड्स आएंगे वो इनर ऑर्बिट में ना आके आउटर ऑर्बिट में जाएंगे। किस में, इस केस में। तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। इसलिए इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हो। अब देखो K3CuF6 इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो F जो होता है फ्लोराइड जो होगा वो एक क्या है, वीक फील्ड लिगैंड, नहीं, एक वीक फील्ड लिगैंड है। तो क्या करेगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही रखेंगे, इनको पेयर करने की एबिलिटी नहीं है। देखते हैं, लिखते हैं C कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगा +3। क्या सबको पता चला ये चीज़, कोबाल्ट क्या होगा, +3 होगा, यानी कि ये क्या होगा, कोबाल्ट +3 है तो 3d6 कंपाउंड होगा। ठीक है, 3d6 है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। पर ध्यान रखेंगे इनकरेक्ट पूछ रहा। ओके, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो थोड़ा सा 3d6 की बात करते हैं। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट अगर करेंगे तो 4 × 6 यानी कि क्या होगा, 24। सो ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। देन प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट पूछ रहा है। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो ये क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। हाइब्रिडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ये बात है कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो दिस इज sp3d2 बनेगा है, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। तो इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर क्या आपको लिखना है, ये आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड, तो ये जो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और ये स्टैंडर्ड प्रश्न है, नहीं, स्टैंडर्ड प्रश्न है, ये हमेशा जनरली पूछ ही लिया जाता है, इसको समझ ही लेना चाहिए, नहीं। तो ये जो ब्राउन रिंग फॉर्म होता है वो इसको टेस्ट करने के लिए, क्या किसी कंपाउंड में आपका नाइट्रेट आयन है, उपलब्ध है या नहीं, इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इसका जनरली टेस्ट किया जाता है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 के हेल्प से। ठीक है, प्रोसेस आपको पता है, चलो प्रोसेस मैं बता ही देता हूँ। ये जो ब्राउन रिंग बनता है वो दो लेयर के जंक्शन पे आपका ब्राउन रिंग बनता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऑल चीज़ें आपको पता है। चलो शुरुआत करते हैं। आप क्या करते हो, एक टेस्ट ट्यूब लेते हो, उस टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, नाइट्रेट आयन, या जो भी आपने किया है वो नाइट्रेट आयन होता है। ठीक है, आप इसमें क्या करते हो, ड्रॉप वाइज कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालते हो। ठीक है, ड्रॉप वाइज कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालते हो और जेंटली शेक करते हो, और उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे हीट भी करते हैं बुनसन फ्लेम। ओके, इसके बाद आप क्या करते हो, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रेश FeSO4 डालते हैं। ठीक है, फ्रेश FeSO4 डालते हैं, और जब आप देखोगे डालने के बाद आपको क्या है, एक ब्राउन रिंग दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ब्राउन रिंग दिखेगा। एग्जैक्टली ये होता क्या है, ये होता है Fe, कंपाउंड क्या होता है, FeH2O 5 टाइम्स
ठीक है, ये कंपाउंड आपको पाया जाता है, ठीक है, ये आपको पाया जाता है। तो इसी कंपाउंड को आप बोलते हो ब्राउन रिंग, और ये सर्च करोगे ऑप्शन में तो आई थिंक सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट, ठीक है। चलो, तो ध्यान रखेंगे, ये जो प्रश्न है काफ़ी स्टैंडर्ड प्रश्न है, इसको हमेशा पूछा जाता है। विच कोऑर्डिनेशन एंटिटी एग्जिबिट फेशियल एंड मेरिडियनल। तो जब भी आपको पता है MA3B3 ये जो कंपाउंड होते हैं वो फेशियल एंड मेरिडियनल शो करते हैं। सर्च करते हैं MA3B3 के तरीके का कंपाउंड कौन है। कोबाल्ट यानी कि M, NH3 अमोनिया को आप A ले लो, क्या 3 है? जी हाँ। NO2 को B ले लो, क्या ये 3 है? जी हाँ। तो यही ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। बाकी सारे ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो नहीं सही हैं। EDTA नहीं होगा। तो फेशियल मेरिडियनल के लिए क्या है आपको पता होता है, बताओ। A यहाँ, A यहाँ, A यहाँ, सो दिस इज व्हाट यू मेक, ठीक है। देन B यहाँ, B यहाँ, B यहाँ, ठीक है। चलो, ये सारी चीज़ें तो आपको आती है, ज़्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। ओके, सो MA3B3 जो होता है वो फेशियल मेरिडियनल शो करता है। ओके, ना हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हेन 1 मोल ऑफ CrCl3 6H2 इज ट्रीटेड विथ AgNO3। आपको पता है AgNO3 क्या होता है, जनरली क्लोराइड के टेस्ट में हेल्प करता है। क्यों? जैसे AgNO3 को जैसा ही आप क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हो क्या होता है, AgCl बनता है, एक कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो अगर आपके पास फ्री क्लोराइड आयन है ना, उसको तुरंत डिटेक्ट कर सकते हो आप AgNO3 की हेल्प से। ओके, बताओ मुझे कि ये क्लोराइड क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। 1 मोल ऑफ AgNO3 को 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन चाहिए होता है। चलो देखते हैं, आगे बात करते हैं। तो जब 1 मोल ऑफ CrCl3 को रिएक्शन कराया गया AgNO3 के साथ, तो 3 मोल ऑफ AgCl गया। तो 3 मोल ऑफ AgCl कितने AgNO3 के साथ आएगा, 3 के साथ आएगा। यानी कि क्लोराइड कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यानी कि अगर आप ध्यान दो तो CrCl3.6H2O इसमें फ्री क्लोराइड आयन कितने हैं, 3 हैं। तो उस हिसाब से आपको पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपका क्लोराइड आयन तो हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो आयनाइज होगा नहीं, रिएक्शन कर नहीं सकता है। तो क्लोराइड आयन कहाँ पे होगा, बाहर में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा। देखो क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो क्या है, आयरन का 26 होता है, कितना 26 होता है, प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से आएंगे 4 और यहाँ से आएंगे कितने 6, तो हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे कितने 36 हो जाएंगे इसके आंसर हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिंक एंड कैडमियम डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी। तो जिंक कैडमियम का अगर आप ध्यान दें, जिंक और कैडमियम इसके क्या होते हैं, 3D10 होता नहीं, 4s2 होता है। ध्यान से देखो उसको। अब वेरिएबल वैलेंसी क्यों दिखता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारे क्रोमियम हैं या मैग्नीज हैं या आयरन हैं, जितने भी उनके जो डी होते हैं, वो डी जो एक्स यानी कि ये एक्स होता है वो क्या होता है, कम होता है, फुल्ली फिल्ड नहीं होता, ठीक है, वो फुल्ली फिल्ड नहीं होता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को आप पेयर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को उड़ा सकते हो। तो ये जो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है वो अहम भूमिका निभाते हैं जो भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके वेरिएबल वैलेंसी को दिखाने के लिए। पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो जिंक होता है, जिंक आपको जनरली आपको जिंक +2 के रूप में ही दिखा होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ZnCl2 हो गया, ठीक है, ZnO हो गया। तो ये सारे +2 के रूप में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4s2 को निकाला और इस D10 इज़ अ वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो D10 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण क्या होता है कि आपका जिंक +2 ही बनेगा। जनरली जिंक +2 ही दिखने को मिलेगा आपको मैक्सिमम कंपाउंड में। तो ये जो फील्ड ऑर्बिटल हैं इसके कारण क्या है कि आप ज़्यादा अलग वैलेंसी नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो सर्च करते हैं, दे हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं बोल सकते हैं, देयर डी ऑर्बिटल्स, यस दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ना ये तो गलत हो गया और सॉफ्ट मेटल तो बात ही नहीं कर सकते हैं। ओके, बताओ मुझे कि RbO2 क्या है, RbO2 उसको दूर कर दो तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, 1 नेगेटिव, ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव, उसको क्या बोलते हैं, सब ऑक्साइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं
सब ऑक्साइड बोलते हैं। अब बताओ मुझे कि सब ऑक्साइड जो है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक? ऑब्वियस ये बात है कि सब ऑक्साइड क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर देख लो ना, बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव है ना, O2 2 नेगेटिव। क्या होगा बताओ, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 2 1.5 1, ठीक है। तो क्या है 1.5 है, यानी कि ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। तो देखो यहाँ भी दे ही रखा है, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे सबसे पहले तो आप मोल्टन स्टेट में है, तो ये अपने अपने रूप में आ जाएगा, क्लोराइड के रूप में, ठीक है, Na और क्लोराइड के रूप में आ जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, जब आप कैथोड की बात करोगे तो कैथोड पे क्या होता है मुझे बताओ, कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन होगा यानी कि क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Na पे एक इलेक्ट्रॉन आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, तो क्या होगा बताओ मुझे, Na बना, एक सोडियम एटम बन गया, न्यूट्रल एटम बन गया। सिमिलरली क्लोराइड की बात करेंगे, ये कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा, यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, तो क्लोरीन बना, ठीक है। सिमिलरली 2 क्लोरीन आएंगे तो ये बनेगा क्लोरीन, क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो क्लोरीन गैस बनेगा, ठीक है। तो ये होगा आपका सोडियम एटम और क्लोरीन गैस बनने जा रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू विच ऑक्साइड कैन नॉट वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि दूसरे को रिड्यूस करे, नहीं, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, सेल्फ क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। ऑक्सीडाइज का क्या मतलब होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर, ये हो सकता है। अब हम क्या सर्च कर सकते हैं, क्या लॉजिक लगा सकते हैं, जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है क्या वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमको ऐसे स्पीसीज को ढूंढना है जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में हो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो सर्च करते हैं, सी की बात करते हैं, यहाँ पे +4 है, यस दिस इज आंसर, कार्बन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। बाकी लोग को देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन +4 में है, +4 से +5 तो जा सकता है, नहीं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। ये भी +4 है, +4 से +6 जा सकता है। ये किसमें है, +4 है, +4 से किस में जा सकता है, +5 में जा सकता है, +7 में जा सकता है, सो ऑन। तो ये काम आएगा, सब आपका काम आएगा। आपका CO2 जो है, CO2 आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है। ओके, नाउ अब बात करते हैं किस, कंसीडर द स्टेटमेंट, आपका R2SiO इज रिपीटिंग यूनिट ऑफ लीनियर सिलिकॉन्स, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। RSiCl3 ऑन हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा कि आपका 3 डायरेक्शन में, नहीं, तो क्या होगा बताओ मुझे, ये आपका लीनियर नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। सो हाइड्रोलिसिस बाय डिहाइड्रेशन गिव्स लीनियर, नहीं, नॉट लीनियर स्ट्रक्चर नहीं देता है, तो ये आपको बी ऑप्शन गलत है। सिलिकॉन्स कैन बी यूज्ड एट हीट इंसुलेटर, यस ऐसा करते हैं, यूज़ करते हैं इसका। सिलिका इज सॉल्युबल इन HF, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन करेक्ट है। ए सी एंड डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछना चाह रहा है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ XCF2, अगर आपके पास 12th के आप पी ब्लॉक में जाओ, 12 के पी ब्लॉक में आपका ये जो रिएक्शंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ख़ासकर नोबल गैस में जेनॉन के रिएक्शंस, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस रिएक्शन को बार बार पढ़ो, ठीक है। ये रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लियर। ओके, चलो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या है। इनकरेक्ट पूछा है, नहीं, इनकरेक्ट पूछा है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ XCF2, मुझे क्या आप लोगों के पास अगर थोड़ा सा स्मृति है, ठीक है, तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि XCF2 का हाइड्रोलाइसिस कैसा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ध्यान ना हो तो आपके टेक्स्ट बुक के प्रोबेबली लेफ्ट हैंड साइड में ये रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ XCF2। अगर आपको नहीं याद है तो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, XCF2 को आपको H2O के साथ रिएक्शन कराना है, नहीं,
तो प्रोबेबली क्या बनेगा मुझे बताओ, Xc बनेंगे प्लस HF बनेंगे प्लस O2 बनेंगे, ठीक है। Xc बनेंगे, HF बनेंगे प्लस O2 बनेंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2 है, ये यहाँ पे +2 है, ये 0 है। ऑब्वियसली बात ये क्या है, रेडॉक्स प्रोसेस। अगला PCl5 ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस यील्ड H3PO4, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये तो सही है। ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ HCF4 Hexane H3 फॉर्म। देखो जब आप HCF4 का हाइड्रोलाइसिस कराते हो, देखो सबका हाइड्रोलाइसिस होता है पता ही आपको, किसी का भी हाइड्रोलाइसिस हम करा देते हैं। तो जब आप HCF4 का हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो मैं सिंपली प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ, बैलेंस रिएक्शन तो नहीं लिखूंगा। तो क्या बनता है बताओ मुझे, बनता है Xc प्लस HCO3 करेक्ट, यस, देन HF, ठीक है, एंड देन O2। तो ये देखो ये, तो ये दोनों बनते हैं एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ H3PO3 H3PO4 PH3, अच्छा इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं है, गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो आपका चौथा ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से किसको प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो देखो H2SO4 में सल्फर को बात करो तो +6 है, नहीं, देखिए खतरनाक सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। पर अब देखो इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं बताओ, HNO3 है, इसको तो ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है। HNO3 प्रिपेयर किया जा सकता है, क्लोराइड नेगेटिव यानी कि HCl प्रिपेयर किया जा सकता है। दिक्कत क्या है, इस HI के साथ है दिक्कत। देखो जब आप H2SO4 को HI के साथ यानी I नेगेटिव HI के साथ रिएक्शन कराते हो तो प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम है कि आपको मिलता है I2। ये I नेगेटिव के रूप में ही नहीं रह पाता, ये I से I2, I नेगेटिव से आयोडाइड आयन से किस में बदल जाता है, I2 में बदल जाता है। Now obviously you can have H2S and so on, that's a different thing, but problem is जब आप फॉर्म कर रहे होते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO की हेल्प से HI फॉर्म करने का प्रयास कर रहे होते हो, HI आपकी आयोडाइड आयन के रूप में न रह के I2 में बदल जाता है। अब I2 में बदल गया तो भैया HI बनाया कहाँ आपने, आपको तो HI एसिड बनाना था। तो ये जो दिक्कत है, H2SO4 क्या करता है, HI को ऑक्सीडाइज करके I2 में बदल देता है। किसमें, I2 में। देखो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फॉर पर 1 आयोडाइड आयन, तो आपको क्या है किसमें बदलता है, I2 में बदलता है। तो आपके पास सॉल्यूशन में HI नहीं रह जाता है और हमारा एम क्या था, HI फॉर्म करना था, ठीक। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एक्सेप्शनली हाई ड्यू टू, बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आया तो कोई मतलब ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स को आपको अलग अलग भगाना है और जो एनर्जी लग गई दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। नहीं मतलब कि किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर क्या होता है, वेपर फॉर्म में जाता है, तभी जाएगा ना जब उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स को आपने खत्म कर दिया, अब वो वेपर फॉर्म में चला गया। दिक्कत क्या है कि यहाँ पे होता है हाइड्रोजन 1 2 3 4 4 डॉट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये जो फोर्स है ये एक एक्स्ट्रा, इसको आप क्या बोलते हैं, एक नया प्रकार का फोर्स आ गया। आपको वंडर वाल फोर्स के बारे में पता है, तो ये क्या है, दिस इज कंपेरेटिवली मोर स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, ठीक है। तो इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं। अब इन फोर्स को आपको तोड़ना पड़ेगा, तभी ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, गैसियस फेज में जा पाएंगे, अदरवाइज ये अपने लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। तो जब तक आप गैसियस फेज में भेजोगे नहीं तो आप बॉइलिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं नहीं है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ है, जब वाटर अपने लिक्विड फेज से गैसियस फेज में जा रहा होता है, ओके। तो उस फेज में जा रहा है वो तभी जाएगा जब आप इस फोर्स को तोड़ पाओगे, और इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है, क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, H बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक स्पेशल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा पावरफुल अट्रैक्टिव फोर्स है और इसको तोड़ना जरूरी होता है आपको वेपर फेज में बदलने के लिए, ओके। आगे,
which oxide cannot be reduced to metal by carbon. So this is simple knowledge based question. जिंक ऑक्साइड को बदला जा सकता है, बट ये Al2O3 क्या होता है, Al2O3 को नहीं बदल सकते हैं, ये काफ़ी स्टेबल है और कार्बन से इसको बदलना मुश्किल है. आई थिंक दिस इज़ वेरी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. इसको एक्सप्लेन करने के तरीके हैं, बट बेटर यू रिमेंबर इट कि Al2O3 को आप कार्बन के हेल्प से रेड्यूस नहीं कर सकते हो. ठीक है, ओके. थर्माइट मिक्सचर क्या होता है? अगेन दिस इज़ ए वेरी सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. थर्माइट मिक्सचर के लिए आपको पता है आपके पास Fe2O3 होना चाहिए और एक क्या कहते हैं मेटल पाउडर्स होते हैं. मेटल पाउडर्स में जनरली मेटल पाउडर, ठीक है, मेटल पाउडर में आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, पर अगर आप थर्माइट मिक्सचर, खासकर थर्माइट मिक्सचर की बात कर रहे हो तो उसमें क्या एल्यूमिनियम के पाउडर होने चाहिए. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या कि अगर आप थर्माइट मिक्सचर की बात कर रहे हो तो क्या होगा, इसमें एल्यूमिनियम का होना आवश्यक है और दिस एल्यूमिनियम विल बी लाइक मेटल पाउडर और ऑक्साइड किसका होगा, आयरन का ऑक्साइड. ठीक है, सो एल्यूमिनियम पाउडर एंड Fe2O3 एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. आपको पता है रियल गैस behaves ideally at very low pressure high temperature. तो क्या होगा बताओ, जो एट वेरी लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे जो वैल्यू होगी वो आइडियल गैस की जैसी होगी, आइडियल गैस की. तो आइडियल गैस की जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. सर्च फॉर 1, करेक्ट. ओके, नाउ कमिंग टू अगला प्रश्न. द यूनिट ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट बी. सो आपको लिखते हैं P + AN² बाई V² देन V - NB. तो V का जो यूनिट होगा वो NB के यूनिट के बराबर होगा, यानी कि B का जो यूनिट होगा वो V/N के बराबर होगा. वॉल्यूम का यूनिट क्या हो सकता है बताओ, वॉल्यूम का यूनिट हो सकता है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या लीटर, ये सब हो सकते हैं. और N का यूनिट क्या होता है, मोल ही होता है. तो ये तीनों हो सकते हैं, मीटर क्यूब भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज ही होंगे. विच इज़ इक्विवेलेंट मास ऑफ IO4. तो जब ये आपको पता करना हो रेडॉक्स रिएक्शन में, तो आपको क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र गिनना होता है. तो हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं. दिस इज़ 0, दिस इज़ कितना होगा बताओ, +7, करेक्ट है. सो ट्रांसफ़र एक आयोडीन के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, कितना हो रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन. तो लेट दिस इज द मास, मोलर मास ऑफ IO3 नेगेटिव, देन इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, M/N, यानी कि M/7. ठीक है, M/7. ओके, करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, ये कैसे करेंगे, चलो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं. किसमें है H+, इसका क्या मतलब है कि एसिडिक मीडियम है. तो बैलेंस करते हैं रिएक्शन को. MnO4 किस में जाएगा, Mn+2 में जाएगा. तो +2, ये किस में, +7. कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है. कितने, 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र. C2O4 2 नेगेटिव से 2 मोल्स ऑफ CO2 में गया है. तो बताओ मुझे कितने इलेक्ट्रॉन का, दिस इज +3 से +4. एक कार्बन पे एक कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है. तो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या होगा बताइए, 2MnO4 नेगेटिव प्लस, सॉरी इसको 5 से करना था ना, सॉरी है, 5C2O4 विल गिव यू, कितना देगा बताओ मुझे, 2Mn2 प्लस क्या होगा, 10CO2. ठीक है, ओके. अब बताओ क्या पूछ रहा है, द करेक्ट कोफिशिएंट. MnO4 का कोफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा. तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है. ओके, C2O4 का कोफिशिएंट 5 होगा, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है. तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा. ऑप्शन 1 क्या हो गया, करेक्ट हो गया. सिमिलरली आपको H2O के लिए भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए, फिर H+ बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है, आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे जो आपके क्या कहते हैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक से जुड़ा हुआ था. ठीक है, ओके. तो ये जो चीज़ें थी, इसके बाद जो क्वेश्चंस जो आपके ऑर्गेनिक है तो वो आपके बिंटू सर के द्वारा बता दिए गए हैं. मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से करते रहिए. थैंक यू वेरी मच.